जी, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम देख चुके हुए हैं कि हम आसन का भी प्रकरण खत्म कर चुके हैं। षटक्रम आसन कंप्लीट हो चुका है। आज हम प्राणायाम पे शुरू करने वाले हैं। प्राणायाम, प्राण और आयाम, ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डेफिनेशन है और उसके बारे में हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि योग में कई बार चर्चा हो चुकी है। हमने तो खैर नहीं करी है। योग में कई बार चर्चा हुई है प्राणायाम के ऊपर इसकी मीनिंग को लेकर। आज इसको मीनिंग इसका अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम प्राण और उसके आयाम इस पे कैसे ध्यान दे सकते हैं। कैसे प्राणों का आयाम किया जा सकता है, किन-किन प्रकार से किया जा सकता है। जैसे आसन बहुत सारे हैं, ऐसे प्राणायाम भी कई प्रकार के हैं, लेकिन आसनों का जो नंबर है वो कुछ ज़्यादा ही है, व्हिच इज़ नियरली 84 लैक्स हम कई जगह पढ़ते हैं। तो कई ग्रंथों में हमें खैर 84 लाख तो नहीं पढ़ने को मिलते, 84 आसन पढ़ने को मिलते हैं, 32 मिलते हैं, 15 मिलते हैं। इस प्रकार हमें कुछ ही आसन पढ़ने को मिलते हैं। वो कुछ आसन जो है, नंबर जो है आसनों का, वो इसलिए हमें पढ़ने को मिलता है क्योंकि उनको सर्वश्रेष्ठ माना गया। ऐसा नहीं कि बाकी के आसन यूज़फुल नहीं है। आज की डेट में जितने भी योगी आसन निकाल रहे हैं, तो समवेयर आप हम ये अंदाजा लगा सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं इस बात से कि वो 84 लाख आसन में से कोई एक आसन वो वाले भी हो सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही प्राणायाम की नई नई विधियां आज के टाइम पे निकाली जा रही हैं। कुछ नई नई विधियां जो एस्टैब्लिश हुई हैं इसी प्रकार से हैं। कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो हमारे हठ योगिक ग्रंथों में लिखे जा चुके हैं, योग के कुछ ग्रंथों में लिखे गए हैं। उन्हें हम अलग अलग ग्रंथों में पढ़ने को में मिलता है उन प्राणायाम के बारे में। जब उनका अभ्यास किया गया तो उसमें कई ऐसी चीजें पाई गई कि अगर हम इसका अभ्यास हम इस प्रकार से करें, प्राणों का यानी कि श्वासों का अभ्यास हम कुछ इस प्रकार से करें, तो ये भी एक विधि है जो हमारे शारीरिक और मानसिक तौर पे बहुत ही लाभदायी है। तो इस प्रकार से कई ऐसी विधियां जो हैं, जो शायद हमें पढ़ने को ना मिले ग्रंथों में, लेकिन वो हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं। अलग अलग संस्थाएं इस पे कार्य करती हैं और आज के वक्त में कई लोग इसका लाभ उठाते हैं। ठीक है। उनमें से कुछ हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहेंगे, आम भाषा में जो हम कुछ शब्दों को इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे कुछ ऐसे ही नाम हमें मिलेंगे और कुछ में नाम नहीं इस तरह से है, पर उसका प्रयास जो है या उसका अभ्यास जो है वो हम देखेंगे कि बहुत ही आम तौर पे है। उस पे बस सिर्फ दृष्टि अपनी बनाए रखनी है, अपनी अवेयरनेस बनानी है उसके ऊपर। ठीक है। ऐसे ही पहला प्राणायाम पढ़ते हैं आज, ब्रीदिंग अवेयरनेस के ऊपर। क्या ये इतना दिखाई दे पा रहा है आपको? क्योंकि फ़ॉन्ट इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो जाएगा। जी, दिख इतना रहा है। क्लियर? ठीक है। जी। ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, इसमें क्या होता है कि हम अपना पूर्ण ध्यान जो होता है अपनी श्वासों पे लेकर आते हैं। फोकस किस पे रखने हैं? अपनी सिर्फ श्वासों पे। इससे क्या होता है कि जितनी भी मेरे मन के जो मेरी मन की चंचलता है, जो विकार है, कोई भी वृत्तियां हैं, जो भी उठ रहे भाव हैं, उनके ऊपर ध्यान न देते हुए श्वासों पे ध्यान देना है। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई कहता है ना कि ये तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए बोल रहा है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। ये कुछ इसी प्रकार है। काम पे ध्यान देने का मतलब क्या होता है कि काम ज्यादा जरूरी है, वो बातें या वो लड़ाई या तो वो ताने या इस प्रकार की जो भी बातें हो रही हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रायोरिटी किसको देनी है? अपने काम को देनी है। इसी प्रकार जो मन में बातें उत्पन्न हो रही है या इमोशंस उठ रहे हैं, वो काम के नहीं है, उसको प्रायोरिटी मत दो कि तुम उसके बारे में सोचो। तो प्रायोरिटी किसको दो? श्वासों पे दो। श्वासों पे जैसे ही आप प्रायोरिटी देनी शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मन और ये आपके कंट्रोल में आना शुरू हो गया। अब धीरे-धीरे उसने आपकी बात माननी शुरू कर दी हुई है कि इसके बारे में नहीं सोचना या उसके बारे में नहीं सोचना। जहाँ जिस जगह पे जिस चीज़ के लिए सोचना है, वहाँ अपने आप आपकी बुद्धि या आपके विचार या आपका मन उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको उस पे कंट्रोल लाना है। कहते हैं ना, ये बच्चा बड़ा बिगड़ गया है या ये बात नहीं मानता। तो एक तरीका है अपने मन को काबू में लाने का, ठीक है? कंसंट्रेशन को बढ़ाने का। तो क्या करेंगे हम इसपे? माइंडफुलनेस करेंगे मेडिटेशन से, जो फोकस करता है ब्रीथिंग पर, ठीक है? यानी कि हमारी श्वासों पे श्वास पर श्वास दोनों पे, इनहेल, एक्सहेल दोनों पर, ठीक है?
गोल क्या है इसका? ब्लॉक करता है हमारी आउटर थॉट्स को, हमारी बॉडी में सॉरी, जो भी थॉट्स हैं, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, फ़ोकस करते हैं हम सिर्फ़ इसके, जो भी थॉट्स, जो भी इमोशंस है, कोई भी मेरा भाव उठ रहा है, अभी बुरा लगा, अच्छा लगा, जैसा भी लगा, उसको हटाने के लिए, ठीक है? इसके बेनिफिट्स तो हम बात करते हुए, इसको समझते हुए हम समझ गए इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हो सकते हैं। इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशन को, रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, एंग्ज़ायटी को, एक्सपीरियंस क्या करते हैं हम स्टिलनेस को। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस केस में? जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, जब हम योग में समाधि की ओर जाते हैं। स्टिलनेस ही तो चाहिए होती है हमें, एकाग्रता चाहिए होती है ना, बिल्कुल एक भाव, ऐसा स्टिलनेस जिसके अंदर कहीं कुछ भी नहीं है, शून्य का भाव जिसे हम कहते हैं। वो वाला, ठीक है? कल्टीवेट करता है अवेयरनेस ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड द प्रेजेंट मोमेंट। ऐसे भाव को बढ़ाता है जो हमें इस वक़्त को जीने में हमारी मदद करता है, इस वक़्त को समझने में हमारी मदद करता है। ना तो ये आपको भूतकाल में लेके जाए, सॉरी हाँ, भूतकाल में लेके जाएगा, ना ही तो आपको भविष्य काल में लेके जा रहा है। ये आपको अभी इसी वक़्त में आपको जीना सिखा रहा है, जो आपका अभी का समय है, कि अब को कैसे जिया जाए। जो कहते हैं ना कि आज का समय है, आज ही को जियो, आज ही को समझो। आज के वक़्त में क्या हो रहा है, आज का क्या है, उसको देखो। ये उसको सिखाना, समझाना सिखाता है, ठीक है? और कितना बेसिक चीज़ है कि सिर्फ़ थॉट्स जो आ रहे हैं, उसको अपने अंदर से ना आने देना। सिर्फ़ एक सिंपल टेक्निक है, श्वासों पे ध्यान देना, ठीक है? बूस्ट सेल्फ अवेयरनेस एंड फील मोर प्रेज़ेंट। ये भी हमने समझ ही लिया। काउंटर इंडिकेशंस में क्या देखेंगे, किसको नहीं करना? हाई बीपी वालों को नहीं करना, हार्ट डिज़ीज़, लंग प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम्स, ईयर प्रॉब्लम, हिस्ट्री ऑफ एनी एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है? एक तरह से मान लीजिए दिमाग में एक फोड़ा-सा कह लीजिए, एक तरह से हो जाता है, फोड़ा भी नहीं बोलेंगे एग्ज़ैक्टली, अ, अम, एक सूजन सी आ जाती है। ये सूजन क्या करती है, ये एन्यूरिज्म में क्या होता है, सूजन ना पहले तो कभी नहीं पता चलेगी। ये वैसे हेरिडिटरी होती है एन्यूरिज्म, ठीक है? इससे क्या होगा कि अगर माता-पिता को कभी-कभी अपने आप फिट्स पड़ जाएँगे, अपने आप चक्कर आ जाएँगे, अपने आप सर घूमने लगेगा। ये ज़्यादा होता है और ये अचानक से होता है, थोड़ा हायर लेवल पे होता है। कभी-कभी किसी का जीवन काल ही खत्म हो जाता है, पर उसको पता भी नहीं चलता कि उसके दिमाग में एन्यूरिज्म कभी था भी। कभी उसने कभी इस तरह से इतना हेवी अटैक कभी नहीं करा होता। लेकिन कभी-कभी केसेज़ में क्या होता है कि इतना फ्रीक्वेंट होता है, फिर जब चेक होता है तो पता चलता है कि हाँ, एन्यूरिज्म है। तो हो सकता है कि माता-पिता से बच्चों में ज़रूर आता है। ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आता ही आता है, ठीक है? अगर किसी एक को भी है, तो वो आता ही आता है, ठीक है? अगर बच्चों में है तो उसका ऑपरेशन करके हम बचपन में ही निकाला जा सकता है इसको, और उसको क्यूर करा जा सकता है। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, अगर पहले पकड़ लिया जाए तो। इसमें क्या होता है, अगर हम श्वासों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो इसमें अनकंट्रोलेबल इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं, या एपिलेप्सी की तरह दौरे टाइप पड़ने शुरू हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसे बस झटका पड़ेगा और अ, सामने से वो जो व्यक्ति है वो नीचे गिर जाएँगे। इसके लिए अलग हमारे प्राणायाम हैं, इसमें ये कारगर नहीं है। ये सिर्फ़ श्वासों पे ध्यान देंगे तो हमारा फ़र्क पड़ जाएगा, इसमें ये कारगर नहीं होता। ठीक है, आई प्रॉब्लम के ऊपर क्यों हमने बात करी, ईयर प्रॉब्लम के ऊपर क्यों दी बात करी, क्योंकि इस पे ये इन्होंने इसलिए कहा, क्योंकि अगर ये हम करेंगे तो आई प्रॉब्लम मीन्स जो हम थोड़ा ज़ोर लगा रहे हैं ना, उन चीज़ों पे, उसमें ना श्वास या तो थोड़ी आपकी धीरे हो जाएगी या तो तेज़ हो जाएगी, या तो बीच में कुंभक लग जाएगा। और कुंभक भी एक्चुअली इसमें, क्योंकि हम लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं, लंबी गहरी श्वास छोड़ रहे हैं। तो इसमें अगर व्यक्ति पहले से ही समता में नहीं है ना, तो ये कहीं न कहीं व्याधियाँ लाता ही है। लेकिन हम जब अनुलोम-विलोम की बात करते हैं, अनुलोम-विलोम हम कहते हैं कि सबसे बेसिक है। इसमें वो हम हाथ का जेस्चर यूज़ ही नहीं कर रहे। तो जो श्वास अगर ठीक से ना ले पाए, इम्बैलेंस उसका हो जाए, क्योंकि शुरुआती क्रिया है ना, तो वो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो झटका या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, जिसको पहले से ही जो लोग थोड़ा-सा भी बीमार है या थोड़ा-सा भी बैलेंस में नहीं है। तो आइज़ पे सबसे पहले इफ़ेक्ट पड़ता है, आइज़ पे और ईयर पे। ईयर पे बैलेंसिंग का हम पहले ही समझ चुके हैं, क्यों इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा हार्ट और लंग डिसीज़ तो हम समझते हैं, हार्ट का इस वज़ह से ही, क्योंकि अगर हार्ट का गति अगर हमारी कंट्रोल में नहीं आ रही, तो इस वज़ह से हमारी लंग्स की गति भी उधरमान होनी शुरू हो जाती है। इसमें एक और प्रॉब्लम क्या आती है, जब अगर श्वासें हमारी जो हैं, वो कंट्रोल में अगर ना आ रही हों, तो वो हमारी लंग्स भी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। डिस्टर्ब से मतलब यहाँ पे ये आता है कि ज़्यादा तेज़ से हमारा अगर बीपी हो गया, तो लंग्स में भी तो हमारा इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा, मतलब तेज़-तेज़ उसको अपना कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य इतनी गति से ना उसको करना पड़े, उसको ज़्यादा भागा-दौड़ी ना करनी पड़े, इसके लिए हम कहते हैं कि इन केसेज़ में ना करें, ठीक है? ओके।
चलिए नेक्स्ट वाले को पढ़ते हैं। सेक्शनल ब्रीदिंग क्या होती है? ये बात समझ लीजिएगा कि ये ब्रीद अवेयरनेस वाले में क्या होता है, इसमें हम हैंड जेस्चर यूज नहीं कर रहे जैसे हम अनुलोम विलोम में करते हैं, ठीक है। ये बस सिर्फ अवेयरनेस में है। ये सबसे अच्छा कारगर पता है किस किस में होता है? जब आपका खुद का इतना कंट्रोल आ जाता है ना कि जब भी आपका कंट्रोल है तभी ये बहुत अच्छा शुरू हो जाता है। और ये तभी होता है जब आपका अनुलोम विलोम से धोना शुरू हो जाता है। अनुलोम विलोम में आपकी पकड़ बड़ी अच्छी हो जाती है और बार बार करते हैं ना, तो उसमें आपको हैंड जेस्चर की यूज ही नहीं करना पड़ता, ठीक है। फिर आता है सेक्शनल ब्रीदिंग। सेक्शनल ब्रीदिंग को हम किस और नाम से भी जानते हैं, विभागीय प्राणायाम प्राणायाम। विभागीय मतलब मीन्स इसको विभाजित कर देना, ठीक है। इसका होता है ये सब ब्रीदिंग is a breathing technique that can help correct breathing patterns and increase lung capacity। जैसे कि ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है योग में, क्या कहते हैं हम कि अपनी नाभि से आप श्वास ले और छोड़े। क्यों ले क्यों छोड़े, इसका मीनिंग तो हम एनाटॉमिकली एक बार समझ भी चुके हुए हैं, फिर भी रिपीट कर लेते हैं। जब हम पेट से श्वास लेते हैं, नाभि अंदर तक जाती है, तो लंग्स जो होती हैं वो ऊपर खिंचती हैं, मतलब ऊपर की तरफ उसका दबाव जो होता है लंग्स का ऊपर की तरफ पेट नाभि का दबाव जो होता है लंग्स के ऊपर की तरफ जाता है। तो जैसे टूथपेस्ट से हम पेस्ट निकालते हैं ना, बिल्कुल ऊपर से पकड़ के नीचे से हम नीचे से निकल रही होती है, हम बिल्कुल उसके छोर से हम उसको दबा रहे होते हैं कि कोई भी कमी ना रह जाए। तो ये क्या करता है, इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़नी शुरू होती है, लंग्स का यूज जो होता है ना पूरा, सारे एल्वियोलर सैक्स का वो यूज होना शुरू होता है 100%, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, इससे लंग्स की सॉरी हाँ जी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। फिर होता है डिवाइड करते हैं हम लंग्स को इनटू 3 सेगमेंट्स, जैसे हमें पता ही है, टॉप मिडल एंड बॉटम। ये मान लीजिए ये इस प्रकार का कुछ लंग्स है, थोड़ा सा अजीब बनाया मैंने। कुछ इस प्रकार का लंग होता है, ऐसे टॉप हो गया, मिडल हो गया, ये नीचे लास्ट में आ गया, हमारा बॉटम पार्ट आ गया। इससे हमें काफी हेल्प मिलती है। होता क्या है कि कुछ सेक्शनल एरियाज में तो हमारी हवा पहुंच ही नहीं पाती, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाती, वहां के एल्वियोलर सैक्स पड़े के पड़े हुए हैं, वो यूज ही नहीं होते। ये तो हमने एनाटॉमी में एक बार पढ़ा भी था, ठीक है। फिर ऐसा ब्रीदिंग, जो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, हमारे हर सेगमेंट में इंडिविजुअली हम रेस करते हैं शोल्डर्स को, कॉलर बोन्स को इनहेल करते वक्त। उससे क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा यूज हो पाता है। हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। याद है मैंने हम जब आसन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक स्पेशली एक बात मैंने उसमें भी कही थी कि लंग्स को एक हम अपवर्ड स्ट्रेच देते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रेच देते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रेच दिया, फिर साइडवेज में हम जो वक्रासन वाला कर रहे हैं, साइडवेज में ट्विस्ट वाला करके हम जो कर रहे हैं, इससे हमारी लंग्स में काफी बदलाव आता है, उसकी कैपेसिटी यानी कि उसका जो थोरैसिक एरिया है वो बढ़ने लगता है। और उसके अंदर लंग्स का जो ये हम पोर्शन जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कि लंग्स को इंडिविजुअली उसको एक एरिया मिल जाता है, उसको मतलब यूज होता है उसका। इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम थोड़ा शोल्डर मूवमेंट ऊपर करेंगे, शोल्डर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, जिससे और ज्यादा हमारे चेस्ट एक्सपैंड कर सके, खुल सके। जब वो खुलना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, इससे हमारी लंग्स के अंदर अच्छे से हवा और ज्यादा जा पाएगी, वो फूल पाएंगे और ज्यादा, ठीक है, वो एरिया यूज हो पाएगा। जैसा कि हम सूक्ष्म व्यायाम में करते हैं ना, एक एक एरिया पे ध्यान देते हैं, फिर उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा वहां पे तो व्याधि हमारी खत्म ही हो गई। आधी व्याधियां जो थी वो हमारी, आधी व्याधि से मतलब यहाँ पे मैं शारीरिक तौर पे कहूंगी, और फिर मानसिक तौर पे चक्रास वाइज, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एब्डोमेन को वाइल इनहेलिंग, फिर लोअरिंग द शोल्डर्स वाइल एक्सेलिंग। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। क्या ध्यान रखनी है? हम्म, ध्यान रखेंगे इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एब्डोमेन को वाइल इनहेलिंग, कॉन्ट्रैक्ट करा और लोअर करा शोल्डर्स को नीचे की तरफ हमने छोड़ दिया। रिपीट करेंगे ब्रीदिंग साइकिल को 5 बार, 5 बार हम करेंगे। इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है एब्डोमेन को इनहेल करते वक्त, ठीक है। मैंने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करा और यहाँ से हमने इनहेल करा, ठीक है। फिर हमने ब्रीथ करा, जब हमने यहाँ पे देखा, हमने ब्रीथ करा, रेस करा शोल्डर एंड कॉलर बोन्स वाइल इनहेलिंग। इसमें कॉलर बोन्स जो है हमारी है उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सा आपस में जोड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। सिट एनी मेडिटेटिव पोस्चर, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर थाइस इन एनी मुद्रा, बेसिकली इन आदि मुद्रा भी कह सकते हैं, इन एनी मुद्रा। आदि मुद्रा से मतलब जो ज्ञान मुद्रा हम लेते हैं। While inhaling, raising the collar bones, shoulder upwards and backwards. एक्सेल करते हुए ड्रॉप कर देना शोल्डर्स को टू द रेस्टिंग पोजीशन, जैसे कि हम बिल्कुल थक से जाते हैं वैसे वाले में, ठीक है। इसे हम सेक्शनल ब्रीदिंग की तरह कहते हैं। बेसिकली हम इसके अंदर कर क्या रहे हैं, टॉप, मिडल और बॉटम जो लंग्स है उसके ऊपर मेजरली हमारा ध्यान जा रहा है, ठीक है।
दूसरा, इसके अंदर इसके हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे हमें? हैबिचुअल ओवर ब्रीदिंग, जो हमारी हम नॉर्मल तरीके से जो हम हैबिचुअल तरीके से ब्रीथ करते हैं ना, ऐसे ही बस बैठे हुए श्वास ले रहे हैं, जो नॉर्मल तरीका है, उसको हटा के हम इस ब्रीदिंग पैटर्न को जब हम अपनाते हैं, तो इससे हमें ज़्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचती है और बर्निंग जो एक हमारा इफेक्ट है ऑक्सीजन का, जहाँ-जहाँ उसको चाहिए फिर उसका वो अपना कार्य कर पाती है। तो इससे हमारे अंदर फ्रेश फीलिंग भी रहती है और हम ज़्यादा सोच और विचार कर पाते हैं। पूरी ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपके ब्रीदिंग में चेंज आएगा ना, आपकी ओवरऑल बॉडी में, मन में और मानसिक और शारीरिक विकार सारे दूर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? ब्रेथ होल्डिंग में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। शैलो ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है कि हम कभी भी बैठ के डीप ब्रीथिंग और इन्हेल और एक्सहेल हम कर पाते हैं। प्लस हमें जहाँ-जहाँ जिन एरियाज़ में साँस की या श्वास लेने में कमी हो रही है, हवा की थोड़ी कमी है, वहाँ उन एरियाज़ में हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहाड़ों पे जाना इस तरह से, या लिफ्ट में थोड़ी लग रहा है कि हवा नहीं है, ये श्वास नहीं है, तो वहाँ आप थोड़ा-सा आप थोड़ी देर के लिए आप होल्ड कर सकते हो अपने आप को। आपको लगेगा नहीं कि हाय! बहुत सांस कम हो गई या बहुत मुश्किल हो रहा है श्वास लेना, ऐसे। काम डाउन करता है आपकी डेली एक्टिविटीज़ को, क्लैरिटी लाता है थिंकिंग में, कामिंग एंड रिवाइटलाइजिंग द माइंड, इन्फ्यूजिंग द बॉडी विद ऑक्सीजन। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही मेजरली हमें हेल्प करता है। प्राणायाम का असली रोल यहाँ से, इसका फ़ायदा जो हम उठाते हैं ना श्वास का, तो फ़ायदा उठाने का मतलब ये है ऑक्सीजन का फ़ायदा उठाना। ज़्यादा देर ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में रिटेन कर पाना, ताकि वो अपना कार्य पूरा करके तब बाहर निकल पाए। ठीक है? कहता है रिड्यूस करता है स्ट्रेस और एंजाइटी को। स्ट्रेस और एंजाइटी तभी हो पाती है जब हमारे प्रॉपर्ली हार्मोन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, प्लस हमारी श्वासें कंट्रोल में जब नहीं होती है, तो स्ट्रेस और एंजाइटी जो होती है, जो थोड़ी बहुत भी होनी चाहिए, वो ज़्यादा हो जाती है अगर वो कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि थॉट्स ज़्यादा भागने लग जाते हैं ना, स्ट्रेस में और नर्वसनेस में और एंजाइटी के अंदर थॉट्स भागते हैं, उस थॉट्स को रोकना होता है हमें, मतलब रोकने की एक क्षमता मिल जाती है हमें। फिर काम करता है, रिजुवेनेट करता है नर्वस सिस्टम को इसके अंदर, और हेल्प करता है हार्मोन्स की स्त्राव को। जैसे-जैसे हमारे हार्मोन्स का स्त्राव है, वो कहाँ-कहाँ, कब-कब, कैसे होना चाहिए, ये नहीं कि बस एक बार शुरू हुआ तो शुरू हो गया। तो वो क्या करता है, वो भी ध्यान आता है हमारी बॉडी के अंदर। उससे क्या होगा कि या तो ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा, तो या तो इंसान सोता ही रहेगा, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहेगा। ठीक है? फिर आते हैं, सपोर्ट करते हैं क्लियर एंड बैलेंस रेस्पिरेटरी चैनल्स, ये तो हमने समझ ही लिया अभी। हेल्प करता है, एलिवेट करता है रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स को। अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फ्लेमेशन या कुछ भी ऐसा हमारी बॉडी में अगर आ भी गया, तो उसको थ्रो आउट करने में हेल्प करता है। बैलेंस करता है सिस्टम ऑफ द बॉडी, डाइजेस्टिव, नर्वस, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जितने भी हैं हमारी बॉडी को, उसको हेल्प करता है, उसको काम डाउन करता है। सॉरी। तो कीप करता है, हमारी बॉडी को वार्म रखने में हमारी हमारी बड़ी हेल्प करता है। हमारी बॉडी वार्म कैसे रहती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन बॉडी में आती है, तो ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन एक बर्निंग इफेक्ट देती है बॉडी में, उसकी वजह से गरमाई रहती है। अगर ये गरमाई नॉर्मल बॉडी की अगर नहीं बनी रहेगी, तो हमें और क्रिएट करनी पड़ेगी, जो सर्दियों में होता है। सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि अंदर का टेम्परेचर जो होता है, उससे मैच करना आसान नहीं होता। आप ये समझिए कि बाहर की ठंडक हमारी शरीर के अंदर जा रही होती है, तो उसको रोकने के लिए आप यूँ समझिए कि मेरा टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो उसको बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमें ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि बाहरी टेम्परेचर ज़्यादा होने लग जाता है। ये अगर किसी ने कभी ध्यान दिया हो या कभी पढ़ा हो या कभी कभी सुना भी हो इस कॉन्सेप्ट के बारे में, कि जो हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे, थर्मल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता था कि अगर 1 ग्लास पानी का अगर हमने रखा ठंडा है, तो बड़ी जल्दी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, वो गर्म नहीं होता। अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखो, उबल नहीं जाएगा। वो उबलेगा तब जब वो टेम्परेचर उसके साथ मैच करने की कोशिश करता है। अगर मैंने कोई चीज़ गैस पे रखी है, उसका गैस पे रखने का मतलब आग में रखी है, तो अगर मैंने उस चीज़ को ऐसे रखा है, तो वो जो पदार्थ अंदर है, वो अपना टेम्परेचर मैच करने की कोशिश करता है, जो टेम्परेचर बाहर दिया जाता है। इसलिए या तो वो भाप बन के उड़ जाएगा, या तो वो खुद गर्म हो जाएगा, या तो खुद ठंडा हो जाएगा। फ्रीज़र में रखने का मतलब क्या होता है? बाहरी टेम्परेचर हमने बड़ा ठंडा कर दिया ना, तो वो धीरे-धीरे अपना टेम्परेचर वहाँ कम करेगा या बढ़ाएगा। जो भी उसके अंदर फ्रीज़र में है, तो अपना काम टेम्परेचर कम करेगा, ताकि वो बाहरी टेम्परेचर से मैच कर सके। ऐसे ही हमारी बॉडी भी करती है, ठीक है? तो योग में क्या होता है कि फिर हमें सर्दी वाले इलाके में जाके भी ना, हम अपनी बॉडी को गर्म रख पाते हैं। ये रीज़न होता है, ठीक है? Keep the body warm, destroys diseases, giving strength and bringing serenity. Serenity से मतलब क्या हो गया? आस-पास बड़ा शांत वातावरण है। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं कुछ भी लड़ाई हो रही है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता।
कोई गाने बजा रहा है तेज-तेज, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने काम में मस्त हैं, हमें अपने अंदर शांति मिलनी शुरू हो जाती है, बाहर ढूँढने की बजाय। बाहर हम जब शांति ढूँढते हैं तो क्या होता है, विकार ज़्यादा उठते हैं हमारे अंदर, वो नुकसानदायी होता है। हमारी मानसिक तौर के लिए और हमारी शारीरिक मानसिक विकार यहाँ से शुरू होते हैं, फिर वो शारीरिक अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? ओपन करता है ब्लॉकेजेस को और नाड़ी को, जितनी भी हमारी नाड़ियाँ हैं, ब्लॉकेजेस हैं हमारी नाड़ियों के अंदर, उनको खोलने में हेल्प करता है। इसलिए वैसे देखा जाए तो ये ना, जितने भी हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको दूर करने के लिए बड़ा अच्छा होता है ये। आप लंग्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप ये समझिए कि आपका बॉडी का बहुत सारे विकार जो है वो दूर होने शुरू हो गए हैं। ठीक है? कहीं न कहीं आप इस बात को यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि वात दोष को आप बैलेंस कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि यही था ना जब हमने आयुर्वेद में पढ़ा था कि बाकी के जो हमारे दोष हैं, कफ और पित्त, वो इसके बिना, इसके अगर ये ना हो तो वो कुछ नहीं है। तो अगर आप उसको बैलेंस कर रहे हो तो वो भी साथ-साथ में अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि त्रिदोष का समता में आना हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है? फिर आता है स्मूथ करता है, सूदिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द बॉडी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे चैनल्स को, एनर्जी चैनल्स जितनी हमारी बॉडी में है, जितनी भी योग वहीता, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इसे हम जब जाना शुरू कर देते हैं, तो इससे हमें हेल्प क्या करता है हमारी बॉडी में, जैसे नाड़ियों में कोई भी किसी भी प्रकार का विकार अगर उत्पन्न था, चाहे वो हमारे पैदाइशी पे था, हमें पता नहीं था, वो भी दूर होने लगता है। जन्मों-जन्म के जो कोई विकार हमारी बॉडी में थे, वो भी दूर होते हैं प्राणायाम से। डीएनए, जीन्स लेवल पे भी काम करता है। पर इसके लिए ये नहीं है कि 2, 3 या 6 महीने में, सालों के अंदर काम करता है। इसके लिए ऑलमोस्ट डेकेड्स का टाइम चाहिए होता है। नियरली 10 साल, 20 साल, इतना टाइम लग जाता है। 10 साल तो वो नॉर्मल है। अगर आपको डीएनए लेवल तक जाना है, तो 7 से 10 साल तक का टाइम चाहिए। इससे पहले तक का जो टाइम पीरियड होता है, वो आपकी बॉडी उसके लिए तैयार करती है अपने आप को। जैसे कहते हैं सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, तो इतने टाइम में इतनी जल्दी सिद्धि प्राप्त होती ही नहीं है। उसके लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो अगर आप सिर्फ प्राणायाम पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप सामाजिक तौर में जी भी रहे हैं, तो आपको हर लेयर को काट करके मतलब उसको क्लियर आउट करके, उसको साफ करके फिर आप अंदर के कोशों में जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अंदर के कोशों तक अगर आप पहुँच गए, फिर से अगर आपने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया, मेरे पास योग की पावर्स हैं, सिद्धियाँ हैं, ये है, वो है, तो वो जितनी भी लेयर्स जो आप सफाई करते हुए आए थे, उन सारी लेयर्स पे फिर से आपने जो सामाजिक जो टेम्पटेशंस है उसका फिर से उसकी गंदगी उस पे चढ़ा दी है। फिर से उसको साफ करना पड़ेगा, इसलिए शक्तिहीन होना शुरू हो जाते हैं हम, ठीक है? फिर आता है प्यूरिफाई करता है ब्लड एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को। क्लियर? इसके ना कोई कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है सेक्सुअल ब्रीथिंग के, कोई भी कर सकता है, इसलिए सर्वप्रथम के अंदर आता है, ठीक है? फिर आता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन तो हमारा है ही। इसके हम वैसे भी जानते हैं कि नाड़ी शोधन में क्या होता है, जहाँ पे भी हमारा कुंभक लग जाता है, वो हमारा नाड़ी शोधन होता है। प्रणव मुद्रा के साथ भी करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, अगर वो प्रणव मुद्रा नहीं बना पाते, मतलब फिंगर्स को प्रॉपर्ली टच नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, जैसे ये नोज़ है और यहाँ हमारा आज्ञा चक्र है, तो यहाँ हम अपनी दोनों फिंगर्स जो होती हैं ना, फर्स्ट 2 फिंगर्स जो होती हैं, वो यहीं टच कर लेते हैं, और फिर बाकी फिंगर्स के हम क्या करेंगे, उससे अपना ये प्राणायाम करते हैं। जैसे ये नोज़ है, तो ये फिंगर्स हैं यहाँ पे, तो माथे पे यहाँ पे जो हमारा बिंदी वाला एरिया होता है, उस जगह पे हम अपने दोनों फिंगर्स को रखेंगे, और फिर यहीं से ही नोज़ का और हमारी जो लिटिल फिंगर और दूसरी फिंगर है, उससे हम खोलना और बंद करना करेंगे। ड्राइंग थोड़ी बुरी है, प्लीज़ बुरा ना मानिएगा। ठीक है? तो इससे क्या होता है कि इसे हम, जो लोग नहीं फ़ोल्ड कर सकते, ये उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है? और इससे भी हमें आज्ञा चक्र की तरफ और हमारा ध्यान जो होता है ना, वो भी मेंटेन हो पाता है। ठीक है? नाड़ी शोधन के ऊपर तो हम टेक्निक की बताना नहीं चाहेंगे, हमें पता ही है कि कैसे करते हैं उसको। फिर हम देखते हैं इसके इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हार्मोनाइज़ करता है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन को, प्यूरिफाई करता है, बैलेंस करता है नाड़ी को, और सबटल एनर्जी चैनल्स यानी कि चक्रास को। इंश्योर करता है स्मूथ फ्लो ऑफ प्राण लाइफ फोर्स थ्रू आउट द बॉडी एंड मेंटेन द टेम्परेचर। जब पूरा ब्रेन की ही बात आ गई, तो टेम्परेचर होम्योस्टेसिस हो, हीमोस्टेसिस हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपका मेंटेन हो जाएगा। चक्रास की भी बात हो गई इसके अंदर, लाइफ फोर्स यानी कि प्राण की भी बात होगी, पंच प्राण, उप प्राण, सबके सबको इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। इसके अंदर मैंने मैं लिख नहीं पाई थी, मैं भूल गई। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत क्लियर है। जहाँ-जहाँ कुंभक लगाने की बात आती है, हाई बीपी और हार्ट एलिमेंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, उन केसेस में इसको नहीं करना चाहिए। रेस्ट कोई सर्जरीज़ अगर हुई हो, उस केस में, ठीक है?
फिर हम सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य भेदी के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अभी हमने हठ योग प्रदीपिका भी हमने रिवाइज की थी, तो उसमें भी हमने इस चीज को देखा था। सूर्य भेदी में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डीप ब्रीदिंग करते हैं। कहाँ से? राइट नोज से। दिस इज कॉल्ड द राइट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। पद्मासन में बैठेंगे, सुखासन, वज्रासन, किसी में बैठेंगे। फिर हम अपने हाथों को मुद्रा में बनाएंगे, होल्ड करेंगे ब्रेथ को फॉर फ्यू सेकेंड्स। क्लोज करेंगे किसको? लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, यानी कि ईड़ा नाड़ी को हम क्लोज करेंगे और एक्सहेल करेंगे यहाँ से। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, पहले हमने इनहेल करा, सॉरी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, यानी कि पिंगला नाड़ी से हमने इसको एक्सहेल करा। पहले हम एक्सहेल करेंगे, अंदर की वायु को बाहर निकालेंगे। फिर करेंगे डीप ब्रीथ इन थ्रू राइट नॉस्ट्रिल, यानी कि पिंगला नाड़ी से करा, और क्लोज करेंगे राइट नॉस्ट्रिल को। फिर निकालेंगे कहाँ से? लेफ्ट से। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। राइट साइड से सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम एक्सेल करेंगे। एक्सेल कहाँ से करा? राइट से, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, हमने इनहेल करा कहाँ से? राइट से ही करा। फिर थर्ड स्टेप, यहाँ मैंने एक्सेल करा कहाँ से? लेफ्ट से। अब क्या मैं लेफ्ट से इनहेल करूंगी? नहीं, ये तो अनुलोम विलोम बन जाएगा। तो क्या करेंगे फोर्थ स्टेप में, हम फिर से इनहेल करेंगे कहाँ से? राइट से। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया? सूर्य भेदी प्राणायाम। ठीक है, क्लियर। और चंद्र भेदी जो होता है वो भी इसी का ही भाई बहन है। वैसे चंद्र भेदी ऐसे तो हमने कई जगहों पे किसमें पढ़ने को मिलता है चंद्र भेदी के बारे में? आई थिंक आसन प्राणायाम मुद्रा बंद के अंदर वैसे बता रखा है, पर यू नॉर्मल हमें कहीं नहीं मिलता चंद्र भेदी का वो, क्या नाम है, वर्णन किसी में नहीं है। ठीक है, इसका बाकी का वर्णन उसमें हमें नहीं मिलता। हम सूर्य भेदी के बारे में इसका वर्णन करते हैं, चंद्र भेदी का सच नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये कर सकते हैं और ये लोग करते भी हैं। इसका लाभ मिलता है जब चंद्र भेदी का मैं कह रही हूँ। चंद्र भेदी का वही है जहाँ पे हाई लेवल ऑफ हार्ट एलिमेंट्स हैं या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आती हैं उस केस में, या जिनका पित्त रोग बहुत ज्यादा है, आए दिन उनको हेडेक होता ही रहता है, उस केस में अगर रीजन पता है कि पित्त दोष ज्यादा है तो वहाँ चंद्र भेदी हमें लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। हाँ जी श्वेता जी, प्लीज बताइए। जिन लोगों को सूर्यभीति कॉन्ट्राइंडिकेशन में है उनसे चंद्रभेदी करवा लेते हैं बैलेंस करने के लिए। हाँ जी ठीक है, मैं वैसे तो उसका कहीं वर्णन नहीं है हमारी किसी टेक्स्ट में। टेक्स्ट में कहीं भी वर्णन नहीं नहीं है, ना? ये हम्म। थेरेपी के हिसाब से दिया हुआ है। जी जी, क्योंकि मुझे ये याद है आज से कई साल पहले जब मैंने सूर्य नमस्कार किए थे तो मेरे को बहुत चक्कर आने शुरू हो गए थे। बहुत पुरानी बात है। तो तब मुझे मैम ने कहा था कि आप राइट लेफ्ट नोस्ट्रल से ही ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, आपका भी ठीक हो जाएगा चक्कर जितने भी आ रहे हैं। और वही हुआ। मुश्किल से मुझे शायद अभी 1 मिनट भी ठीक से नहीं हुआ था, तो मैंने अच्छे से डीप ब्रीदिंग वगैरह करी मैंने, और मुझे मेरा सर दर्द काफी कंट्रोल में आ गया और मुझे लगा कि मैं अब जिंदा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे मेरा बहुत ज्यादा, मैं अंदर से मुझे कुछ हो रहा था, क्या हो रहा था एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती, पर अजीब सी घबराहट सी हो रही थी मुझे। तो मैं नहीं समझ पाई, तो मैं मैम के पास सीधा गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करो, अभी आपको फर्क दिखेगा, अगर नहीं फर्क लगा देन विल गो टू द इमरजेंसी। पर फर्क पड़ गया था, क्योंकि योग है, योग में हर चीज का उपाय है। अगर हम करें ठीक से तो उसमें हर चीज का उपाय मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने उस दिन बहुत सारे सूर्य नमस्कार कर लिए थे, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज करता है एनर्जी एंड हीट इन द बॉडी। जिसको अपना कफ दोष खत्म करना है उनके लिए सूर्य भीति प्राणायाम बहुत अच्छा है। अगेन नोटिस रखेंगे कि क्या कोई और व्याधि साथ में तो नहीं है, उसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगर व्याधि है यहाँ पे ये रही, ठीक है। फिर देखेंगे रेगुलेट करता है बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि वाहिनी मंडल को हमारा ये एक्टिव करता है, प्रोड्यूस करता है ये हीट, क्या नाम है, हीट को नीडेड लॉन्ग, नीड फॉर द लॉन्ग हाइड्रेशन, सॉरी सॉरी, प्रोड्यूस करता है हीट को नीडेड फॉर द लॉन्ग, लॉन्ग वर्ड हॉल, ये मैं एक बार चेक कर लूंगी, जैसे मैंने लिया था इसको एक बार चेक कर लूंगी मैं। क्योर करता है डिजीज को रिलेटेड टू द वात दोष कफ दोष, जो हमने अभी बात करी। ठीक है, कफ दोष तो हमारे वैसे ही प्योर, सॉरी, खत्म होने शुरू हो जाते हैं जब उसको हीट मिलनी शुरू होती है। वात दोष में क्या होता है, वात दोष में अगर आप हीट, अगर एक्सेस ऑफ वात दोष है उस केस में, नॉर्मल नहीं, एक्सेस ऑफ वात दोष है, तो वहां पे वो कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अग्नि जो कहीं ना कहीं प्रदीप्त हो रही है, कफ दोष कम हो रहा है, तो वात दोष को समता में आना स्वाभाविक हो जाता है उस केस में।
ऐसा नहीं है कि हर केस में ऐसा होता है, पर स्वाभाविक हो जाता है, ठीक है? क्योंकि वो दूसरी दो दोष अगर ठीक होने शुरू हो जाते हैं ना, तीसरा दोष अपने आप धीरे-धीरे उसको देखते हुए ठीक होना शुरू हो जाता है। कि बीमारियाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं, ये भी एक रीज़न है इसके पीछे। प्यूरिफ़ाई करता है ब्लड को और कंट्रोल करता है डायबिटी और बीपी को, इम्प्रूव करता है इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव करेगा? क्योंकि हमारा लिम्फ सिस्टम जो है, लिम्फैटिक सिस्टम जो है, उस पे ये काम करता है। ज़्यादातर आपने चीज़ें देखी होंगी लिम्फैटिक सिस्टम पे कम काम करती हैं, पर प्राणायाम बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है? कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर ये सॉरी उसमें हेल्प नहीं करता। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हम उनको इस तरह से सूर्य बेदी नहीं कराएँगे क्योंकि वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत हाई लेवल पे उनका चला जाएगा। इसलिए वो होमवर्क भी नहीं हम कराते हैं, ठीक है? एपिलेप्सी फॉर दो और दोज़ हू हैव अंडरगॉन एनी ब्रेन और हार्ट सर्जरी। एपिलेप्सी मिर्गी का दौरा, अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं, उनके केस में नहीं करवाएँगे क्योंकि वो जो तरंगे हैं इनके दिमाग में है, वो कंट्रोल में नहीं आ पाती। अगर हीट ज़्यादा जनरेट हो जाएगी, तो उनका उनका ब्रेन का जो सिग्नल का जो एक तरीका है काम करने को मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो वहाँ उनको दिक्कत आनी शुरू हो सकती है, मृगी का दौरा पड़ सकता है। तो इस केस में उनको ऐसा भी नहीं कि उनको चंद्रभेदी कराना है, हम उनको बैलेंस वाला करवाएँगे, ठीक है? जिससे कि ना तो विकार उत्पन्न हो, ना तो कोई पुराना विकार जो कोई है वो व्याधि उत्पन्न करे। एपिलेप्सी का भी जो इलाज है वो प्राणायाम के थ्रू करा जाता है वैसे, ठीक है? थेरेपीज़ में अगर नोटिस करेंगे तो एपिलेप्सी का इलाज करा जाता है। एसिड रिफ्लक्स के केस में नहीं करेंगे, इंजेक्शन डायरिया के केस में नहीं करेंगे। एसिड रिफ्लक्स मैंने आपको बताया था, हमारा जो इसोफेजियल जो हमारा इसोफेजियल हमारा वॉल्व है जो हमारी है, वो जो है वो थोड़ी वीक हो जाती है। इससे क्या होता है एसिड का जो रिफ्लेक्स है ना वो पेट में ना रह करके हमारे इसोफेगस तक पहुँचना शुरू हो जाता है नियर टू द हार्ट लेवल, वो पहुँचना शुरू हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि वो जलाना शुरू कर देता है हमारी सॉरी फूड पाइप को धीरे-धीरे और वो हार्ट के पास पहुँचना शुरू हो जाता है व्हिच इज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये, बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल है जो मैंने बताया अभी। ये ऐसे कई केसेज़ में होता है, लोग अवॉइड करते हैं, मेडिसिन्स लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है जहाँ पे वो एक्चुअल में इतना अटैक कर देता है, एसिड ऊपर पहुँच जाता है, वो वहाँ पे उसको जलाना शुरू कर देता है। क्यों जलाना शुरू कर देता है इतनी जल्दी? क्योंकि उसमें एचसीएल था पेट से जब बाहर आया तो और पेट का एचसीएल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, नॉर्मल स्किन टिश्यू उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए पेट की जो लाइनिंग होती है, उसका बने रहना म्यूकस की जो लाइनिंग बनी होती है, उसका बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ओवर कुंजन नहीं करना चाहिए, ठीक है? फिर फीवर, इलनेस, एंग्ज़ायटी इश्यूज़ जितने भी हैं एंग्ज़ायटी इश्यूज़ में क्या होता है कि वहाँ पे पहले ही इंसान उछल रहा है, उसको कुछ ना कुछ अंदर से प्रॉब्लम हो रही है, आप उसे उसको ऊपर से हीट दे देते हो, तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे कि गर्मियों के दिनों में प्यास लगी है और आप उसको कह रहे हैं कि चलो भागो। भागो जितना भाग सकते हो। चलो रेगिस्तान में खड़े हो जाओ। चलो बाहर पार्क में खड़े हो जाते हैं धूप के टाइम में। तो उससे वो चीज़ें जब उस टाइम पे बर्दाश्त नहीं हो कैसे बर्दाश्त होंगी? नहीं होंगी ना, बॉडी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, कॉम्बैट नहीं कर पाएगी। ऐसे ही एंग्ज़ायटी के इश्यूज़ में मतलब हमारी जो दिमागी तौर पे ना हमारी बॉडी ऐसे ही होती है। उसको प्यास लगती है, उसको प्यास लगती है किसकी? काम डाउन होने की, ठंडे चीज़ों की, इलाज की, उसको इस तरह का एक एंग्ज़ायटी लेवल उसके अंदर हमेशा रहता है। और एंग्ज़ायटी लेवल कई लोगों में आप नोटिस करेंगे कि बेवक़्त भी होता है। बेवक़्त मतलब कोई इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी एंग्ज़ायटी हो ही जा रही है। रात को उठ के बैठ जाते हैं। ये कइयों के साथ ऐसा तब भी हुआ था जब कोविड हुआ था। कोविड के बाद कइयों को ऐसे एंग्ज़ायटी अटैक्स रात को भी आते थे, तो उस केस में चंद्रभेदी अच्छे से करेंगे, ठीक है? फिर अस्थमा के केस में नहीं करना, अस्थमा के केस में इसलिए नहीं करना होता, क्योंकि अस्थमा के केस में भी हीट वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बॉडी हीट नहीं ले पाती, उसके साथ लड़ नहीं पाती क्योंकि ऑक्सीजन पहले ही कम होती है। अस्थमा है ना, तो वो प्रॉपर्ली तो ऑक्सीजन ठीक से बॉडी में ले नहीं पा रही, उसका फंक्शन जो है, उसका जो एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है लंग्स का, ऑक्सीजन का आदान-प्रदान करना और लेना कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको बाहर निकालना, वो तो ये कार्य नहीं कर पा रही। इस वजह से वो इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाती, तो इस केस में हम सूर्यबेदी उनको नहीं कराएँगे। माइग्रेन और वर्टाइगो के केस में माइग्रेन और साइनस केसेस जो होते हैं जनरली हमारे टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं इसलिए लाइट में सर्दी में मतलब एसी में इन केसेस में इनको ज्यादा माइग्रेन जल्दी छिड़ जाता है और साइनस के केस में भी बहुत जल्दी छिड़ जाता है क्योंकि म्यूकस है ना म्यूकस का जो हम पता है हमें कि म्यूकस किस प्रकृति का बना होता है ठंडी वाली होती है ना म्यूकस तो उसके लिए ज्यादा गर्मी भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता वो बहुत ज्यादा हीट सी हो जाएगी उनका पूरा चेहरा लाल लाल सा हो जाएगा फिर ज़्यादा धोना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई कुछ मार रहा है। ऐसे ही माइग्रेन होना शुरू हो जाएगा। जो ब्रेन जिस साइड का ब्रेन ज़्यादा वीक होता है, उस साइड पे माइग्रेन ज़्यादा
अटैक करता है, ठीक है। और वर्टाइगो के केस में भी अगेन ये भी हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव हो जाता है कुछ कुछ कभी कभी, स्पेशली इन द केस ऑफ सूर्यभेदी, ठीक है। स्टमक और द माउथ अल्सर्स हमारे हो गए, सूर्यभेदी प्राणायाम शुड बी आल्सो बी अवॉइडेड एट नाइट, क्योंकि इट मे लीड टू डिफिकल्टी इन फॉलिंग स्लीप, के आपको उठा देगा। उल्टा सुलाने की बजाय ये उठा के रख देगा आपको, जगाने का काम करता है ये सूर्यभेदी, ठीक है। मन को शांत नहीं करता ये, बल्कि फिजिकल बॉडी पे, यानी कि जो सूर्य नाड़ी है वो किस पे काम करती है हमारी, वो काम करती है हमारे शारीरिक तौर पे कि हम एक्टिव होएं, भाग भाग के काम कर सकें या इधर उधर हम एक्टिव होएं, पैसिव नहीं एक्टिव होएं। चंद्रवेदी क्या करती है, वो थोड़ा पैसिव करती है, स्लो करती है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं है आसपास, सो जाओ, मन को शांत करो, चंद्रवेदी का ये काम होता है, ठीक है। फिर समझेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्या करता है, इसको हम कहते हैं विक्ट्रस ब्रीदिंग भी कहते हैं इसको। ये ब्रीदिंग जो होती है नाक से ली जाती है, फिर टाइट कर देते हैं हम, क्या अपने गले की नाड़ियों को हम थोड़ा टाइट कर लेंगे और कुछ इस तरह की श्वास से हम इस तरह से हवा को बाहर निकालेंगे जैसे बहुत धीरे धीरे कोई हवा बाहर निकल रही है, असली वो है। बाकी करते तो हम सब गलत ही थे, बहुत तेज आवाज निकाल के करना, ऐसा होता है जैसे कि हाँ हम ये सही कर रहे हैं और जितनी ज्यादा तेज आवाज निकालेंगे उतना सही हम कर रहे हैं, ऐसा पहले लगता था। लेकिन धीरे धीरे समझ आया योग में कि नहीं, हमें बहुत स्लो धीरे धीरे आवाज निकालनी है, इतनी धीरे कि सामने वाले को सुनाई भी ना दे, इतना धीरे, ठीक है। फिर हर इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में फुल डीप कंट्रोल हमारा होना चाहिए, चाहे हम इनहेल करें तब भी कंट्रोल होगा, चाहे हम एक्सहेल करें तब भी कंट्रोल हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही केसेस में हमारा कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि हमने इनहेल करा कंट्रोल के साथ, एक्सहेल कर दिया बस फटाफट से ऐसे ही, या हमने इनहेल नॉर्मल करा, एक्सहेल फटाफट से कर दिया और डीपली करा। तो हम दोनों केसेस में इसको डीपली कंट्रोल्ड वे में करेंगे, तभी हमारा उज्जाई प्राणायाम सही रहेगा, मतलब सही मात्रा में और सही तरीके से किया जाएगा। इसके बेनिफिट्स एक बार देख लेते हैं। स्लो करता है किसमें, ब्रीथ में, विच इज सेड टू बी इम्प्रूव लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी का मतलब ये हो गया कि हमारी आयु जो होती है वो उसमें बढ़ाने में हेल्प करता है। क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, थायराइड है। थायराइड का किसी को सीक्वेंस याद है कैसे काम करता है, थायराइड हार्मोन कैसे काम करते हैं, पहले कौन किसको सिग्नल देता है, क्या होता है, कुछ याद है किसी को। थायराइड किसके पास जाएगा, T3 हार्मोन कैसे रिलीज होते हैं, कुछ आइडिया है। नहीं आइडिया तो मुझे बता दीजिए, मैं हम डिस्कस करेंगे बाद में। आई थिंक थाइमस T3 T4 और उसके पहले पिट्यूटरी हम्म और नहीं ऐसा नहीं है, हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। एनाटॉमी की क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। चलें अभी फिलहाल इसको समझते हैं, उसमें एक पूरी साइकिल होती है कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। पहले कौन सा हार्मोन जाएगा, फिर कौन सा हार्मोन नीचे आएगा, फिर वो अपना काम करेगा, ऐसे करके ना पूरा इसका एक साइकिल होता है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेंगे इसको, ठीक है, क्लियर कर लेंगे। वो नॉर्मल लाइफ में जानने के लिए भी अच्छा है, ठीक है। थायराइड की लॉन्गिविटी में लॉन्गिविटी में हमें हेल्प करता है। इससे क्या होता है, जब हम थाइमस को हम इम्प्रूव करते हैं, थाइमस क्या करता है, थाइमस हमारे बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर काम आता है, मोटापे को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है ये, जैसे हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस के साथ फिर ये भी आता है, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो आपको नहीं पता, ये कितना कुछ कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में थाइमस ग्लैंड, ठीक है, सॉरी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज करता है रिफ्रेशिंग द नाडीज एंड सबटल चैनल्स ऑफ द बॉडी, क्लीन करता है ना हर नाड़ी को, तो रिफ्रेशनेस हमें रिफ्रेशिंग तो हमें वैसे ही लगेगा। जो लोग कपिंग थेरेपी वगैरह कराते हैं उसमें जो नाड़ियां रुकी हुई होती हैं उसको खोलने का काम करते हैं ना, जो लीच थेरेपी करते हैं वो भी इस तरह के करते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अगर हमारे ब्लड क्लॉटिंग कहीं हुई है, कोई नाड़ी अगर रुकी हुई है तो हेल्प करता है उसको खोलने में। फिर क्या हुआ, इन्फ्यूज करता है माइंड बॉडी विद फ्रेश प्राण। जितनी भी मान लीजिए अगर सफाई अगर घर में हो जाए तो हम कुछ नया सामान लाने का हमारा मन करेगा, किचन साफ होगी तभी कुछ नया बनाने का मन करेगा, कुछ इस तरह से ही है। नाड़ियां साफ हो जाएंगी तो जब आप एयर फ्रेश एयर अंदर लोगे तो डीप क्लीन आएगी, वो अपना कार्य और अच्छे से कर पाएगी, हर जगह जा पाएगी, ठीक है। प्रमोटिंग मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस, एनहेंस मेमोरी को एनहेंस करता है, हेल्प करता है मेमोरी को एनहेंस करने में। अगर नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं, ऑक्सीजन अच्छे से आ रहा है, तो मेमोरी में अपने आप फर्क आना शुरू हो जाएगा। जो इंसान लेथार्जिक यानी कि थका हुआ, मूड अवस्था में, प्रमोद अवस्था में बैठा हुआ है, हर वक्त ही बैठा हुआ है, उसको आप सूर्य नाड़ी करवाएं, धीरे धीरे वो
एक एक्टिव स्टेज पे आना शुरू हो जाएगा पैसिव से, और वो हर कार्य में अपनी चुस्ती दिखाएगा, काम भी करेगा, भागेगा भी, इधर-उधर सारे काम कर लेगा। और इससे धीरे-धीरे उसकी मेंटल में क्लैरिटी भी और उसकी मेमोरी भी धीरे-धीरे शार्प होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेमोरी ना शार्प होने का मतलब ये होता है कि वो दिमाग से आलसी है। कुछ लोग होते हैं ना कि करना ही नहीं है, छोड़ना क्या करना, छोड़ रहने दे। उन केसेस में हम देखेंगे, अब जैसे ही सूर्य भेदी करवाएँगे, उनके अंदर ये एक्टिवनेस आनी शुरू हो जाएगी। फिर वो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे। इससे उनकी मेमोरी लेवल पे डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। वो दिमागी तौर पे भी अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिमागी तौर पे वो लोग बहुत आरामदायक हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए वो हर जगह बैठे-बैठे रहना पसंद करते हैं। शारीरिक तौर पे तो फिर बाद में असर आता है, पहले वो मानसिक तौर पे आया होता है, ठीक है? फिर एनहांस करता है मेमोरी को, ब्लूस्टिंग द बूस्टिंग है, बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, इम्प्रूव करता है स्किन कलर को और कॉम्प्लेक्शन को। क्यों इम्प्रूव करता है? कि जितनी भी नाड़ियों में जो अ, अटकाव था या कुछ कुछ भी कहीं भी कुछ अटका हुआ था, उसको दूर करेगा। ब्लड सर्कुलेशन जो है फेस पे अच्छे से लाएगा, इसलिए चमक आनी शुरू हो जाती है, ठीक है? लोअर करता है ब्लड प्रेशर को एंड स्लोइंग द हार्ट रेट। इससे मतलब ये वाला नहीं कि इसका मतलब कि हम हाई बीपी वालों को करा देंगे ये, उस केस में ये नहीं होता। उज्जैन प्राणायाम में क्या होता है कि जितने भी हम उज्जैन में केस में जैसा होता है कि जैसे कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कभी-कभी या कई केसेस में क्या होता है कि मेडिसिन स्टार्ट नहीं करी हुई, अभी आप बाहर की चीज़ों पे आप डिपेंडेंट नहीं हुए हो, और अभी सिर्फ टेम्परेचर बेस्ड या किसी सिचुएशन बेस पे टेम्परेचर मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है, उस केस में ऊंचाई वंडरफुल है। लेकिन अगर मेडिसिन पे बहुत टाइम से हो गए तो धीरे-धीरे करवाएँगे उनको, ताकि वो अपनी मेडिसिन्स को धीरे-धीरे छोड़ पाएँ, एकदम से नहीं, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि जिसने मेडिसिन शुरू कर रखी है उस केस में भी उनको करवा देंगे, उनको बहुत कम ड्यूरेशन में कराएँगे, ठीक है? सूद कहता है नर्वस सिस्टम को इंक्रीज़ करता है, साइकिक सेंसिटिविटी को, यानी कि थर्ड आई चक्रा जो आपका होता है, धीरे-धीरे वो सेंसिटिव मतलब वो एक्टिव होना शुरू होता है। रिलीव करता है इंसोम्निया पे, मतलब इंसोम्निया जिसको है उस केस में ये बड़ा फ़ायदेमंद है। इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, इंसोम्निया के केस में कौन-कौन से फ़ायदेमंद है। आसन भी, प्राणायाम वगैरह भी, क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है जनरली। ठीक है? इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ वॉइस, सिंगर्स के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम माना जाता है ये। अगेंस्ट द हाइपोथायरॉयडिज्म, अस्थमा, हाई पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर, इस केस में बहुत ही अच्छा है। इम्प्रूव करता है अटेंशन, मैनेजिंग द एंग्जायटी, स्टेबलाइज द एनर्जी इन द बॉडी। हमारी अटेंशन से मतलब ये है कि हम हमें किस बात पे ध्यान देना है, किस बात पे ध्यान नहीं देना। और ये हो गया कि प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, किस चीज़ को नहीं देनी, उस पे हमारा फ़ोकस काफ़ी अच्छा हो जाता है। रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ गेटिंग डिसीज़ लाइक कफ एंड इंजेक्शन, लीवर प्रॉब्लम, डिसेंट्री प्रॉब्लम एंड फीवर, इंक्रीज़ द इंटरनल एनर्जी। जो भाई हमारी जितनी भी इंटरनल एनर्जी हमारे अंदर इकट्ठी हुई हुई है, जो खुलकर बाहर नहीं आ पा रही, जैसे मैंने कहा था ना कि कुछ गुण हैं बॉडी के, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, वो बाहर निकालने में भी हमारी हेल्प करता है। कौन करता है? उज्जयी करता है। एक साइकिक लेवल तो इसके अंदर ऑफ कोर्स आता ही आता है। जो लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जो इस पथ पर अभी भी हैं, वो भी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि साइकिक लेवल की क्या बात हो रही है। वो आस-पास के जितने भी आपके आस-पास लोग हैं, उनको समझना, जो उनकी सोच है ना आपकी आपकी तरफ, चाहे वो सही है या गलत है, उसको समझ पाना, भाँप पाना बहुत आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर में इसको नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा ना, यहाँ पे ब्लड प्रेशर की जो बात हुई है यहाँ पर, इस केस में, ठीक है? इस केस में यहाँ ज़रा ध्यान से देखिएगा। जिसका ब्लड प्रेशर हर वक़्त ही लो रहता है, उस केस में हम इसको नहीं कराएँगे। जिसका ब्लड प्रेशर कभी-कभी सिचुएशनल लो रहता है, उस केस में, ठीक है? फिर आता है प्रेगनेंसी के केस में नहीं करवाना, हार्ट कंडीशंस के केस में कॉन्स्टिपेशन, फीवर, एसिडिटी, क्रोनिक फटीग से मतलब जनरली चक्कर-वक्कर आते ही रहते हैं। ठीक है, एंग्जायटी हो गया और हाइपरटेंशन। अगेन एंग्जायटी और हाइपरटेंशन हमने यहाँ भी देखा था। एंग्जायटी और हाइपरटेंशन के केस में हम तब इसको नहीं करवाएँगे जब ये अगेन किसी को हर वक़्त ही रहता है। नहीं, इस वाले में नहीं है, सॉरी दूसरे में था। एंग्जायटी और हाइपरटेंशन जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा और हर वक़्त रहता है, रातों-रात में वो जाग जाते हैं, तो उस केस में हम उनको नहीं करवाना। कभी-कभी होता है, जनरल होता है तो ठीक है, फिर क्योर हो जाएगा। हेडेक और डिज़ीनेस नहीं करवाना, क्योंकि इसमें ईयर का जो इन ह्यूस्टन ट्यूब जो होती है हमारी, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होती है इसके अंदर, तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। प्लस जो का जो साउंड निकल रहा होता है ना, ये जो कंपन आता है हमारे हेड रीजन में, ये इतना अच्छा नहीं होता कि आप जिसको चक्कर आते हो उस केस में, जिसको वर्टिगो होता है उस केस में, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते।
ये रोना शुरू कर देंगे, या तो इधर-उधर भागना शुरू कर देंगे, या तो इनको हो सकता है कि पागलपन का दौरा पड़ जाए। तो इसलिए इस केस में नहीं करवाना। ट्रॉमा और एंग्जायटी के केस में नहीं कराना है। इंट्रोवर्टेड पीपल जो बहुत ज़्यादा पहले से ही अपने में खोए-खोए रहते हैं ना, उनके केस में तो बिल्कुल ही नहीं कराना इनको। क्योंकि पहले ही हमने मन को शांत करना है इसके अंदर, और ये मन को शांत कुछ ज़्यादा ही शांत कर देगा। जैसे कहते हैं ना कि जो पहले से ही गामा स्टेट में बैठे हुए हैं, उसको आप क्या ही जगाओगे उसके अंदर, ठीक है ना? थीटा स्टेट में है, गामा स्टेट में बैठे, गामा तो हो गया समाधि, थीटा स्टेट में पहले से ही बैठे हुए हैं। उस स्टेट में आप उनको दोबारा उस स्टेट से आप गामा स्टेट में लेके जा रहे हो उनको। तो क्या होगा, दुनिया से कटना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? और ट्रॉमा के केस में इसलिए नहीं कराएँगे, ट्रॉमा वाले जो लोग होते हैं ना, वो किसी से फिर डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रॉमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कम्युनिकेट ना करना। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना, तो उनके अंदर ये और बलता जाएगा। एक वायु गोले की तरह, बल्कि एक इमोशनल गोला बनता जाएगा, और फिर वो आगे कहीं न कहीं सुसाइडल केस बन सकता है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा देख कर करें कि सामने वाला इंसान किस प्रकृति का है या किस भाव का है। फिर आता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि हम अपने दाँतों को, यानी कि कैसे हम दाँतों को बंद कर लेते हैं। दाँतों को बंद करके उसे हम हवा लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो देखा ना कभी-कभी, पुराने टाइम में देखो, जो एक जंगला सा बना होता है जिसमें जानवर को रखा जाता है। ऊपर से आएँगे, ऐसे-ऐसे करके गेट आएगा और नीचे ज़मीन में आके गड़ जाएगा। ठीक है? ऐसे ऊपर से आ रहा होता है, ऐसे ऊपर से आ रहा होता है, नीचे आके लग जाता है। ऐसे शीतली प्राणायाम में तो हमें दोनों दाँतों को आपस में मिलाना होता है। दोनों दाँतों को आपस में मिलाएँगे, ऊपर के दाँत और नीचे के दाँतों को आपस में मिलाएँगे। इसके बीच में से हवा जाएगी। इसके बीच में से जब हवा जाती है, शीतकारी, शीतकारी में दाँतों को मिलाते हैं। हाँ दाँतों जी, से हाँ जो जी। मिलाते हैं वो शीतकारी होती है, और हाँ जो जी, ये रहा। फ़ोल्ड करके सॉरी, उसको जीभ को जो फ़ोल्ड करके करते हैं ना, वो होती है वो शीत। शीतली है, ठीक है, सॉरी। अ, मेरा शीतली होता है इसका मतलब, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का शीतली नहीं हो पाता। बहुत लोगों से टंग रोल नहीं हो पाती। टंग को ऐसे ना पाइप नुमा हम उसको फ़ोल्ड कर लेते हैं ऐसे। एक नॉर्मल टंग जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इसको थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर लेंगे, जैसे कि हम रोटी या रोटी खाने के लिए हम उसको फ़ोल्ड कर लेते हैं, जिसके अंदर, जिससे हम सब्ज़ी भर पाते हैं उसके अंदर। ऐसे ही इसको भी रोल कर लेते हैं, और अपने आप ऑटोमेटिकली हर एक के अंदर होता है। सबकी टंग इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। ये जनरली देखा जाता है कि लोग अपनी टंग को एक्चुअल में इस तरह से फ़ोल्ड नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में शीतली आप करें, तो शीतली में दोनों दाँतों को जोड़ना होता है। तो उस केस में शीतली हो गया। ये एक तरह का अल्टरनेटिव एक-दूसरे के साथ चलता है। दोनों के बेनिफिट्स भी वैसे सेम है, ठीक है? फिर भी एक बार इनके बेनिफिट्स को एक बार देख लेते हैं कि बेनिफिट में क्या हुआ। पहले एक बार इसके अंदर यहाँ पे देख लें, कुछ रहता नहीं है इसके अंदर पॉइंट। नहीं, ठीक है। अब गर्मी के दिनों में अगर हम इसको करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो कहते हैं सुंदरता लाता है, हमारे फेस पे चमक लाता है। जो कफ की प्रकृति होती है उसको और निखारता है। इसलिए शीतली और शीतकारी बहुत अच्छा अपना प्राणायाम माना जाता है। प्लस अंदर की आग अग्नि जो एक्सेस में है उसको थोड़ा शांत करता है, वात दोष को भी ये कंट्रोल में लाता है। लेकिन ऑफ कोर्स बढ़ा भी देता है अगर आप उसको गलत टाइम पे करें या गलत ऋतुओं में इसका अभ्यास करें। जैसे सर्दियों में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक है? रिड्यूस करता है एंग्जायटी और स्ट्रेस, इंक्रीज करता है हमारी कंसंट्रेशन को, कंट्रोल करता है हंगर और थर्स्ट, क्षुधा और पिपासा, इसको कंट्रोल करता है। रिड्यूस करता है हाई ब्लड प्रेशर को, रिड्यूस करता है किसको, फटीग को, बैड ब्रेथ, जिससे मुंह में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो, या बड़ी ही बुरी दुर्गंध आती है उनसे, वो सुबह उठते हैं उनके मुंह से बड़ी गंदी स्मेल आती है, तो ब्रश भी कर लें तो भी कुछ नहीं होता। या तो नीम की दातुन करें, वो तो हम कर नहीं रहे हैं। तो उस केस में शीतली और शीतकारी का अगर आप अभ्यास करते हैं तो ये आपको बेनिफिट देता है। कुछ लोगों में ना रीजन समझ नहीं आता कि उनके पेट में से, उनके माउथ से इतनी स्मेल क्यों आ रही है, तो अपने टॉन्सिल्स को जरूर चेक कराएं एक बार, ठीक है? हो सकता है टॉन्सिल स्टोन्स ज़्यादा बनते हों, पता नहीं चलता, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, नहीं पता चलता टॉन्सिल स्टोन्स हो रहे हैं, तो उस केस में होता है। कभी-कभी लार की भी प्रॉब्लम होती है, रेनुला की प्रॉब्लम होती है, उस केस में भी ऐसा हो जाता है कि बैड ब्रेथ होती है, तो उसमें भी शीतली शीतकारी बहुत अच्छा कार्य करता है, ठीक है? फिर इम्प्रूव करता है फोकस को और रिड्यूस करता है एंगर, एंग्जायटी, एजिटेशन, प्यूरिफाइंग द ब्लड। ब्लड को प्यूरिफाई करने में बहुत हेल्प करता है क्योंकि हमारी ब्लड की विस्कोसिटी में हेल्प करता है, ठीक है? कि उसकी विस्कोसिटी मेंटेन रहे, ज़्यादा उबले नहीं खून, जो गुस्से में आके बजाय खून बड़ा बार-बार उबल जाता है ना, और बड़ा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़े का मतलब ये है कि जो उसका एक होता है ना कि एक बहुत लिक्विडी चीज़ है, एक है थोड़ी गाढ़ी है, ठीक है? तो वो गाढ़ापन आना शुरू हो जाता है, वो गाढ़ेपन को ही रिड्यूस करता है, ठीक है? ट्रीट करता है डिसऑर्डर्स को, ग्लूकोमा और क्रोनिक डिस्पेप्सिया को।
और स्प्लीन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको भी ये दूर करता है। स्प्लीन के डिसऑर्डर से मतलब ये हो गया स्प्लीन और रिलेटेड डिसीजेस प्रमोटिंग द डाइजेशन। स्प्लीन के केसेस में कैसे हेल्प करता है? स्प्लीन के केसेस में ये जब आरबीसी को जल्दी मरने नहीं देता, अनटाइमली डेथ नहीं होती उनकी आरबीसी की, ठीक है। फिर आता है ब्लड प्रेशर, जिस केस में इनको नहीं करना है। ब्लड प्रेशर के केस में तो आप समझ जाइए जो इरेगुलर रहता है या पेपर जो जिनको बार बार कईयों का आप नोटिस करेंगे कि शीतली करते हुए ज्यादातर उनका जो बीपी है कुछ ज्यादा ड्रॉप कर जाता है, उस केस में ना कराएं। कुछ लोगों को ना वैसे ड्रॉप नहीं करता, लेकिन शीतली करते हैं तो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाता है। इट मीन्स वो इस प्रकृति की नहीं कि शीतली को बर्दाश्त कर पाए। समटाइम्स क्या होता है नॉर्मल प्रकृति में नहीं पता चल रहा, लेकिन करवा के देखा तो पता चल गया। तो उसमें क्या होता है कि उनकी क्षमता में दोष वगैरह जो होते हैं उनकी बॉडी में जो क्षमता में भी होकर होते हैं, तो वो एकदम से उनका जो आप कह सकते हैं वातदोष का जो प्रॉब्लम है वो एकदम से या तो एग्रीवेट कर जाएगा या तो उनका जो कफ का दोष है वो एकदम से एग्रीवेट हो जाएगा। मतलब वो इतने वीक लेवल पे होते हैं कि ज्यादा टच कराने की वो वीक हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएगा, इनसे इम्बैलेंस हो जाएगा। ये भी केस देखा जाता है, ठीक है। फिर आता है क्रोनिक एलिमेंट्स। पीपल विद क्रोनिक एलिमेंट्स लाइक माइग्रेन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन शुड नॉट डू द प्राणायाम। कॉन्स्टिपेशन केस में क्यों नहीं करेंगे? कॉन्स्टिपेशन में पहले ही पानी की कमी है, ठीक है। ऊपर से उसको वो ठंडी चीजें जो होती हैं जो एक कैविटीज बन जाती है बॉडी के अंदर, जो आकाश तत्व है वहां पे ठंडक ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है शीतली की वजह से, शीतकाली की वजह से। इसलिए कॉन्स्टिपेशन के केस में ना करें। जिनको जोड़ों का दर्द ज्यादा रहता है उनके केस में ना करें, ठीक है। फिर शीतली प्राणायाम जो होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के केस में नहीं होना चाहिए, जैसे कि अस्थमा का केस है, ब्रोंकाइटिस का केस है, एक्सेसिव म्यूकस जिसको बनता रहता है उस केस में, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ नहीं, खांसी जुकाम बुखार लग गया, उस केस में नहीं करेंगे। किसी को हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम है, पीपल विद हार्ट डिसीज शुड प्रैक्टिस विदाउट ब्रेथ रिटेंशन। अगर हार्ट डिसीज है जैसे मैंने पहले कहा था उनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हम कुंभक करा देंगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। कुंभक नहीं कराना इस केस में, उनको थोड़ा थोड़ा करके कराते रहें, शीतली शीतकारी करवाते रहें, उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। स्पेशली इस केस में तो उनकी मेडिसिन भी धीरे धीरे छूटनी शुरू हो जाएंगी इस केस में, ठीक है। डिस्कम्फर्ट स्टॉप शुड इफ यू फील स्टॉप इट, ठीक है। अगर किसी को जरा से भी किसी भी केस में अगर उनको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, अगर आपको रीजन नहीं पता या रीजन समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दें, उस डिस्कम्फर्ट लेवल पे उनको कंटिन्यू ना करवाएं, ठीक है। फिर हम शीतली शीतकारी देख लिया है, वैसे तो दोनों सेम ही है, पर फिर भी इनके हम एक बार वो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स इनके हैं, बेनिफिट्स हैं। कूल करता है बॉडी को, काम करता है माइंड को, रिड्यूस करता है हॉट मैनिफेस्टेशन ऑफ पित्त, मतलब कि पित्त बढ़ने नहीं देता, पित्त जो बढ़ रहा होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। और पित्त को और द फायर एलिमेंट इन द बॉडी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ जब पित्त बढ़ना शुरू होता है, जैसे मैंने कहा कि धूप का जो सर दर्द होता है जिसको कहते हैं लू लग जाना, या कभी थोड़ी-सी मिर्ची वगैरह खाई तो मिर्ची भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो भी मतलब या मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते हैं, सॉरी, तो मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, उस केस में इनकी बॉडी बहुत जलती रहती है। या खाएँगे-पिएँगे तो बॉडी को लगेगा नहीं, पित्त कुछ ज़्यादा ही एक्सेस में उनकी बॉडी में रहता है, तो वो ठहराव नहीं आता कि बॉडी को कुछ पच पाए, कुछ लग पाए, वो हो ही नहीं पाता। एक और केस था, उन्होंने इतना ज़्यादा, जैसे हम योग में पढ़ते हैं ना कि ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो वो उन्होंने पतले होने के चक्कर में इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, इतना ज़्यादा योग कर लिया, एक्सट्रीम लेवल में करा उन्होंने, कि आज उनकी बॉडी जो है इतनी ज़्यादा पतली हो चुकी हुई है, इतनी ज़्यादा लीन हो चुकी हुई है कि वो वेट गेन करना चाह रहे हैं, उनको हो नहीं रहा। क्योंकि आपने बॉडी का जो दोष है उसको कुछ ज़्यादा ही आपने हल्के में ले लिया, और वो अब अगेंस्ट हो गया है, फिर दोष जो है वो कुछ ज़्यादा ही अगेंस्ट हो गया, वो उनकी बॉडी में कुछ खाया पिया नहीं लगता, कुछ भी नहीं। और बॉडी में जो रुक्षता आई है, वातदोष भी फिर बढ़ जाता है, रुक्षता भी बहुत ज्यादा आ गई है, पूरी बॉडी बड़ी रूखी रूखी सी रहती है। तो इस केस में जरा ध्यान रखें, अगर आप अपने पित्त दोष पे थोड़ा सा काम करेंगे तो धीरे धीरे इसकी जो डिसबैलेंस हुआ था वो फिर से फर्क आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पित्त पे भी और कफ दोष पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करेंगे तो फर्क आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, जिनका वेट गेन नहीं होता उस केस में। फिर आता है ईज करता है हाइपर हाइपर एसिडिटी को, इंक्रीज करता है इंटेस्टिनल एरिया, इंटेस्टिनल एरिया जो होता है उसमें अगर हाइपर एसिडिटी हो गई है तो उसको भी काम डाउन करने में बहुत हेल्प करता है। अल्सर के केस में बहुत अच्छा रहता है, बैलेंस करता है एक्सेसिव पित्त दोष को, काम करता है सोर्स ऑल थ्रू आउट द बॉडी। किसी को सोराइसिस है, स्किन की प्रॉब्लम है, उस केस में भी काफी अच्छा है, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ, वैसे बता रही हूँ शायद नहीं लिखा,
तो प्रमोट करता है गुड हेल्थ को ऑफ द टीथ, टीथ की भी हेल्थ को मेंटेन रहती है। सूद करता है इन्फ्लेमेशन, वो स्किन कंडीशन आ गया ना, स्किन कंडीशन के केस में अच्छा रहता है। हेल्प करता है किसको, काम करता है हमारी इन्फ्लेमेशन को थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आई है स्किन की, सोराइसिस की, बॉयल्स की, सोर्स की, मुंह पे पिंपल्स आते रहते हैं बचपन में, जैसे बच्चों के, लड़कियों को स्पेशली, उनको तो बहुत बुरा लगता है कि मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ गए हैं। तो उस केस में ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। प्लस अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा करके भी इस प्राणायाम को करता रहता है तो उसके फेस पे कामदेव जैसी काया बनी रहती है, एक्चुअली बनी रहती है। क्योंकि जो कफ है वो क्लियर आउट होता रहता है, और उसकी जो एक चमक है जो कफ की, जो तभी कफ प्रकृति के लोग ज्यादा सुंदर और मेंटेन रहते हैं। उनकी बॉडी में जो टिश्यूज है, फैट जो है वो मेंटेन रहता है। एक्सेस में नहीं, मैं मेंटेन की बात कर रही हूँ, क्षमता में रहता है, इसलिए बॉडी में चमक रहती है। ठीक है। अस्थमा के स्पेशली अगर आपको समझ आया था कि कोई किसी बच्चे का जो कफ दोष है ना वो पैदा ही कफ प्रकृति का हुआ है, तो उस केस में जरूर करवाएं। वो उनके फेस पे हमेशा चमक बनी रहेगी। एक्सेस में ऑफ कोर्स नहीं करवाना, वरना वो कफ दोष बनना शुरू हो जाएगा, कफ प्रकृति से ज्यादा कफ दोष बनना शुरू हो जाएगा उनकी बॉडी में। ठीक है। अस्थमा के केस में हम उनको नहीं कराएंगे। कोल्ड कंजेशन, कंजेशन का मतलब ये है कि सांस ली जा रही है, कुछ हो रहा है, कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ कर दिया, जबकि अंदर सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन उस केस में या तो म्यूकस बहुत ज्यादा हो चुका होगा, या तो बॉडी आपस में इतनी ज्यादा कलेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है ठीक से। ठीक है। लो ब्लड प्रेशर के केस में बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज आई वॉज अ पेशेंट ऑफ लो बीपी, और शीली शीतकारी मुझे सूट नहीं करता था। अब तो नहीं है ऐसा कुछ भी, तो उस दौरान में था। ठीक है। और रेस्पिरेटरी की डिसऑर्डर्स के केस में नहीं करेंगे। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिसीज के केस में नहीं करेंगे। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का जरूर ध्यान रखें। कॉन्स्टिपेशन मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, कूलिंग इफेक्ट्स वाली चीजें उसमें ना करवाएं। ठंडे एरिया में आकाश तत्व ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे कैविटीज बनती जा रही हैं, कफ कम होता जा रहा है, कैविटीज बनती जा रही है, या तो चीजें जुड़ जाएंगी आपस में, या तो चीजों में गैप आना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना कि नीज में गैप आ गया है, तो अगर गैप आ गया तो आकाश तत्व बढ़ना शुरू हो गया है, दिस इज डेंजरस। ठीक है। मेनिंजाइटिस हो जाता है, वहां कफ दोष बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इन पर भस्त्रिका। ये वही भस्त्रिका है जैसा हम भस्त्रिका पढ़ते आए हैं और करते आए हैं आज तक। ठीक है। इसमें हम बेलोस ब्रेथ करते हैं, मतलब कि एक से बहुत तेज तेज सांस लेते हैं। जो लोग बहुत ही कहते हैं कि मूढ़ावस्था में रहते हैं, या हमेशा सोने का उनको बहुत बहुत मन करता है सारा वक्त सोने का, स्पेशली सर्दियों में, तो सर्दियों में तो ये ऐसा रामबाण का काम करता है। इस टाइम पे अगर आप ये समझिए आपका एग्जाम्स है, तो सुबह उठ के भस्त्रिका तो करना ही है। ठीक है। लेकिन भस्त्रिका करते वक्त में, ये इसमें लिखा नहीं होगा, भस्त्रिका करते वक्त एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, वातावरण खुला हो, दरवाजे बंद ना हो। आज की डेट में विटामिन डी सबका कम होता है, तो ये उससे बॉडी लड़ नहीं पाएगी, अटैक आ जाएगा बॉडी में। जबकि बॉडी अगर अच्छे से स्वस्थ होगी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन विटामिन डी की कमी है या कोई और कमी हुई, अंडरलाइंग डिजीज अगर हुई, तो वहां अटैक कर जाएगा। तो प्लीज अगर आपको बचाना है अपने आप को, तो खुली हवा में करें। खुली हवा से मतलब ये नहीं कि सुबह सती सवेरे ठंड में जाके कर रहे हैं हम इस मौसम में, नहीं। कोई धूप निकली हुई है, उस टाइम पे भी हम उसको कर सकते हैं। थोड़ी सी धूप निकली हुई है तो उस अच्छे मौसम में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। या अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो, प्लांट्स के पास नहीं जा रहे हो, तो घर में भी खुला, दरवाजे खुले हो, वेंटिलेशन जरूर हो। मतलब मेरा मेजर पॉइंट जो कहने का वेंटिलेशन से है। ठीक है। वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और विटामिन डी की कमी अगर लगती है तो मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, या नहीं तो धूप के संदर्भ में रह के इसको जरूर करें। इससे बेनिफिट आपका बढ़ जाएगा अगर आप सर्दियों में कर रहे हैं। और अगर ठंड ज्यादा लगती है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ठंड ज्यादा नहीं लगती है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, तो वेंटिलेटेड माहौल में कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, फटाफट फटाफट ऑक्सीजन का काम कर रहा है ना, और ब्लड भी हमारा काम कर रहा है, फटाफट, सॉरी हार्ट भी हमारा फटाफट काम कर रहा है, लंग्स भी फटाफट काम कर रहे हैं, एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। प्लस इसके अंदर मुझे कोई बताएगा कि हमारी एनर्जी जो हमारी बॉडी में होती है वो कहाँ स्टोर रहती है, जो एक्सेस ऑफ एनर्जी हमें स्टोर करके रखनी होती है। बताओ बताओ काजल जी, अगर मेरी बॉडी को एनर्जी स्टोर करके रखनी होती है तो मैं कहाँ स्टोर करके रखती हूँ? हार्ट में, लंग्स में, पेंक्रियाज में, इंटेस्टाइन में, लीवर में, किडनी में, ब्रेन में, कहाँ पे? लिवर में। हाँ जी। माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं वो माइटोकॉन्ड्रिया तो तो बेटा यूज वो होता तो है। सेल, हाँ उसका मतलब बॉडी के अंदर रहता है, सेल बॉडी के अंदर रहता है ना। हाँ जी। बिल्कुल ठीक आंसर था, लीवर। बिल्कुल ठीक बोला। आई थिंक प्रियंका जी ने जवाब दिया था, लीवर।
है ना? तो लीवर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लीवर में क्या होता है, हमारी एक्सेस ऑफ एनर्जी वहाँ स्टोर होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप ये कर रहे हो ना भस्त्रिका, तो ये एनर्जी कहाँ से आप यूज कर रहे हो? पड़ी हुई थी अंदर कहीं? हाँ पड़ी हुई थी, कहाँ थी? लीवर में थी, तो यूज हो गई। अब ये जब यूज करते हो तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद प्यास वगैरह भी लगेगी, डाइजेशन भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इसी वजह से डाइजेशन अच्छा शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी में ना एक तो जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, वो पानी के साथ होता है, जो हाइड्रोलिसिस कहते हैं इसको। जितना भी हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो पानी पिला पिला के खाने को तोड़ता है, ठीक है? पानी पिला पिला के उसको पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एनहांस करते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस को। अब कार्डियो करने के लिए स्पेशली लोग जिम जाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए बस्ते का प्राणायाम करवा के देख लीजिए, उनसे होगा नहीं। इतना प्रोटीन खा लेते हैं कि उनसे बस्ते का प्राणायाम आराम से ना होता। जो कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, उनसे वो नहीं होंगी, ठीक है? तो प्रोटीन तो लो उतना ही जितना बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। एक्सेस में प्रोटीन क्या करता है, वाटर रिटेंशन करना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी सेल सांस नहीं ले पाते ठीक से, इसलिए ज्यादातर लोगों को अटैक करने शुरू हो जाते हैं। खैर ये बात इतनी ज्यादा बात नहीं आ रही है, क्योंकि जिम में जो प्रोटीन यूज होता है वो इसी प्रकार की व्याधियां लानी शुरू कर देता है धीरे धीरे। और सेल्स का समझिए, सेल सांस नहीं ले पा रहा, आप ये समझिए इसके अंदर, ठीक है? सेल की फंक्शनिंग में काफी प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, जिस वजह से ज्यादातर जिम वाले जो लोग हैं, आप देखेंगे उनकी मृत्यु जो हो रही है वो बहुत जल्दी, बहुत अचानक से हो जाती है। प्लस एक तो वो वैसे भी वो एनारोबिक करते हैं, रेस्पिरेशन को ज्यादा रहता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। वो श्वासों के साथ एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जो श्वासों के साथ एक्सरसाइज नहीं करेंगे वहां तो डेफिनेटली ये सब होना ही होना है। आज नहीं तो कल तो होना ही होना है। जो श्वासों के साथ करते हैं उनके साथ ये कभी नहीं होगा। एक नेचुरल डेथ है, उनकी एक अलग बात है। ऐसे अचानक से हार्ट अटैक आ रहा है या कुछ हो रहा है, इस तरह की व्याधियों के साथ नहीं होगी, ठीक है? मैनेज करता है एंजाइटी को, रिलैक्स करता है बॉडी को और माइंड को, रिमूव करता है ब्लॉकेजेस नोज में और चेस्ट में जितनी भी हमारी ब्लॉकेजेस होती हैं। यानी कि ब्लॉकेजेस इन द नोज और चेस्ट में क्या मतलब हो गया, जितना भी कफ है उसको कम करता है, जितना भी कफ है बॉडी का उसको जलाता है, बाहर फेंकने में काम करता है, इसलिए साइनसेस पे भी काम करता है, ठीक है? आते हैं किस केस में इसको नहीं करना। काफी लंबी लिस्ट है, देखेंगे इसको। हार्ट इलनेस के केस में नहीं करना, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर के केस में नहीं करना, फीवर के केस में बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, फीवर के केस में, सॉरी, फीवर के केस में नहीं करना, ये क्वेश्चन बनता है। वर्टाइगो, प्रेगनेंसी, इंटरस्टिशनल डिसऑर्डर्स। इंटरस्टिशनल डिसऑर्डर से मतलब हो गया जैसे कि किसी प्रकार का कोई भी कोलाइटिस हुआ है, या कोई अल्सर हुआ है, या कोई स्टमक की कोई प्रॉब्लम है, या इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा हुआ है, हर्निया हुआ था, तो इस केस में नहीं करेंगे। फाइनल एब्नॉर्मलिटीज में नहीं करेंगे। आई एलिमेंट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, अगर आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती तो उस केस में नहीं करेंगे। पहले से आंखों में से पानी निकलता है तो उस केस में नहीं करेंगे, ठीक है? डिटैच रेटिना ग्लोकोमा। डिटैच रेटिना का मतलब क्या होता है, आंख ऐसी होती है सुंदर सी, ठीक है? आगे ये बना होता है ऐसे, ठीक है? रेटिना ना यहाँ लगा होता है ऐसे, जो समझो ऐसे होता है, थोड़ा यहाँ पे नहीं होता, या ज्यादा हो गया, यहाँ नहीं होता, ये इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ हमारा रेटिना नहीं होता इस केस में, उस जगह पे। तो यहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व ऐसे निकल के जा रही होती है, ठीक है? तो ये क्या करता है ऐसे, ये सॉरी, ठीक है? तो ये रेटिना यहाँ से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। रेटिना रेटिना अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देता है, डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है। इस केस में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, आंखों से दिखना मिटना बंद हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा देखना, और इस तरह की व्याधियां स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। और ये क्लोर इतनी खाने से नहीं होता। फिर विटामिन ए की अगर आप अधिकता रखोगे, अधिकता का मतलब इनटेक करोगे, तो ये थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। प्राणायाम करेंगे, कामिंग जो आइस की एक्सरसाइज होती है, काम करना जो होता है ना, छोटी छोटी कामिंग एक्सरसाइज, पामिंग एक्सरसाइज, जिसमें हथेली के अंदर आंखों को खोलना, वो बड़ी हेल्प करता है इसके अंदर। यहाँ समझे बात को, यहाँ समझ आएगा कि कैसे, जो हम कहते हैं ना आंखों पे लगाइए, अपनी गरमाई को लगाइए, वो यहाँ काम करता है, ठीक है? तो गरमाई इतनी ज्यादा नहीं होती, वो जो हमारी हाथ में जितनी भी हमारे बॉडी में पंच तत्व है ना, उसकी जो गरमाई होती है वो हम लेते हैं बेसिकली, ठीक है? बाहरी गरमाई नहीं ले रहे हम, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर आता है डिटैच हो गया इंटरनल ऑर्गन्स और एलिमेंट सच एज स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन और किडनी के केस में इसको नहीं करेंगे। कौन सा हम प्राणायाम नहीं करेंगे? हम भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करेंगे। ठीक है। फिर हम पैनिक अटैक्स जो होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, माइग्रेन का हो गया, इट शुड नॉट बी परफॉर्म ऑन अ फुल स्टमक एट नाइट। फुल नाइट तो वैसे भी कभी, सॉरी, फुल स्टमक तो कभी नहीं करना चाहिए, रात में भी नहीं कभी करना चाहिए। ठीक है। ये उनके लिए अच्छा है जो लोग योग साधना में करना चाहते हैं, तो वो जो सुबह उठ के करते हैं प्रातः काल, उनके लिए वो टाइम अच्छा है। लेकिन ये टाइम इतना अच्छा नहीं है कि रात को सोने से पहले हम या तो सूर्य भेदी कर रहे हैं या तो हम भस्त्रिका कर रहे हैं। दोनों ही केस में नींद उड़ गएगी। चलें लास्ट को अभी किसका करते हैं? भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हम सब जानते हैं कैसे करते हैं। या तो कानों में हम अपनी फिंगर्स डाल के कर लेंगे, नहीं तो हम शतमुखी मुद्रा के साथ इसको परफॉर्म करते हैं, भ्रामरी मुद्रा। भवरा इनहेल होता है या भवरी इनहेल करना होता है? बताइए कौन सी साउंड पहले करते हैं हम? भवरा इनहेल होता है, एक्सेल में भवरा भवरी। इनहेल। हाँ जी। ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पुरुष पहले आया, प्रकृति बाद में। इस तरह से भी हम इसको याद करने में हेल्प हो जाती है। ठीक है। ये थोड़ा सा योग के साथ है, वैसे तो जैसे याद करा बहुत अच्छी बात है, जैसे भी याद है। ठीक है। पुरुष पहले, प्रकृति बाद में। ठीक है। फिर आता है किस किस केस में ये हमारे लिए अच्छा है, रिलीव करता है एंजाइटी को। भ्रामरी, भ्रामरी सच अ गुड वन। किसी को अगर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पर अगेन इंट्रोवर्टेड पीपल के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। क्योंकि वो अगेन थीटा से गामा में पहुंच जाएगा सीधा। या फिर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो उसका मतलब कौन सा है? कौन सी स्टेट होती है जब बिल्कुल हाइपर एक्टिव होता है? गामा गामा। गामा नहीं, जो लास्ट स्टेज कौन सी होती है जो थीटा के पीछे वाली? नहीं, जो सबसे हाईएस्ट स्टेज जो होती है, जो एक्स्ट्रा एंजाइटी वाली, वो गामा ही होती है। और जो थीटा से पीछे जाती है? थीटा, डेल अल्फा, बीटा, सबसे लास्ट गामा। में गामा ही होती है। यहाँ डेल्टा पे कौन सी होती होती है है? लास्ट। डेल्टा। डेल्टा। डेल्टा तो डीप स्लीप वाली होती है ना। हाँ, मैं डेल्टा की बात कर रही थी मैं एक्चुअली। अच्छा। डेल्टा का केस में जो होता है ये डीप स्लीप होता है, ये समाधि की स्टेट होती है। तो जहां पे मैंने गामा बोला था ना, वहां उसको गामा हटा के डेल्टा कर दीजिएगा। ठीक है। जहां मैंने गामा पहले पीछे बताया था मैंने एक जगह पे, तो वहां मैंने गलती से गामा, मैंने इसको यहाँ से यहाँ इंटरचेंज कर दिया, मेरी गलती थी। तो वो नहीं करना। गामा की स्टेट जो होती है ये हाइपर एक्टिव होती है। इस केस में क्या होता है, हमें, मैं बोल रही हूँ वो, ओके ठीक है। तो सॉरी मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा उस टाइम पे। तो थीटा जो स्टेट होती है ये भी कामिंग होती है। इसमें जनरली लोग जो होते हैं, अगर इस पे ज्यादा देर रहना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिप्रेशन में हो जाते हैं। नहीं, क्या काजल जी बताइए, माइक ऑन कीजिए। डिप्रेशन में तो गामा वेव्स होंगी ना, डिप्रेशन में। गामा नहीं, कि दो प्रकार का, डिप्रेशन में दो प्रकार का होता है। देखो, दो प्रकार में क्या होता है। एक ये वाला डिप्रेशन होता है जिसमें वो टिक नहीं पा रहा किसी भी जगह पे, वो कहीं नहीं बैठ पा रहा, ना वो किसी से बात कर पा रहा, मतलब बात करता है खुद ही, अपनी, कहते हैं कि कुछ अपने डिप्रेशन के केस में देखा होगा लोगों को, अपनी बात कहते रहते, सुनते किसी की नहीं, और ना ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के बावजूद में उनको सॉल्यूशन बता दिया है क्या सॉल्यूशन है, फिर भी नहीं काम करेंगे वो वाला। तो वो अत्यधिक हो जाता है उनका, उनको डिप्रेशन कहीं और ही किसी और लेवल पे जाना शुरू हो जाता है। मतलब वो बात करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, काम किसी का करेंगे नहीं। कुछ अपने बूढ़ों को कभी कभी नोटिस करा, वो डिप्रेशन में बहुत बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये वो स्टेज है, इधर उधर जाना शुरू कर देंगे लेकिन शांत नहीं हो पाते। ऐसे लोगों को शांति की जरूरत होती है, ये शांत ही नहीं हो पाते। और एक होते हैं कि वो ऐसे डिप्रेस्ड होते हैं, कोने में पड़े रहते हैं। देवदास, पारो तुम चली गई। वो जो देवदास है वो थीटा में था, थीटा के बाद वो पहुंच गया किसके अंदर, डेल्टा में। परमात्मा ने सीधा उसको ऊपर ही ले लिया कि अब छोड़ो, तुम कितनी शराब पियोगी, सारी खत्म कर दोगे, दूसरे ने पीनी है। तो उनको सीधे ले गए, अपने पास ले गए वो। ठीक है। तो ऐसा केस होता है। जो जो अल्फा और बीटा का केस होता है ये नॉर्मल केस है। इसके अंदर हम अल्फा से और बीटा से हम धीरे धीरे इसमें जाते हैं, थीटा में धीरे धीरे जाते हैं। ये थीटा का जो केस होता है ना, इस केस में क्या होता है, ये ओवर हो जाता है। जब हर वक्त इंसान रहेगा ना, तो इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। हालांकि हम लोग भी तो वही कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरफ जाएं, लेकिन हम थीटा से टपकर हम किस में आना चाहते हैं, डेल्टा में आना चाहते हैं। ये डेल्टा में नहीं जा पाते, वो प्रॉब्लम्स को नहीं छोड़ पाते। ऐसे लोग ज्यादा पता कौन से होते हैं, जो भूलते ही नहीं किसी बात को। मैं तो बड़ा अच्छा किया था, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं अब किसी के साथ अच्छा नहीं करूंगा या करूंगी। दूसरे एक आएंगे, इतनी गालियां निकालेंगे, इतनी गालियां निकालेंगे, रास्ते में एक एक्सीडेंट क्या हो गया, वो इतना वो बोलना शुरू कर देंगे। वो बातों को भूलते ही नहीं है। ये डिप्रेस लोग है बड़े अलग होते हैं, ये जनरली आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा कॉमन है। ये आपको वृद्ध लोगों में देखने को मिलेगा, जो लोग बहुत बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं है।
मतलब आप देखेंगे वो सुनने की जो एक सुनने का जो एक होता है ना, एक सुन पाना किसी को, वो इसके अंदर बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। सुन ही नहीं पाते ये। अगर सुन भी लिया ना, फिर आपकी बात को काटेंगे, मेरी बात सुनो। फिर आप कुछ बोलने की कोशिश करो, फिर आपकी बात काट देंगे, मेरी मेरी सुनो। फिर आपकी बात काटेंगे, मेरी सुनो। फिर दूसरों के पास जा जाके अपनी बात सुनाएंगे। अपना दुखड़ा सबके पास रोएंगे, सबके पास जाके रोएंगे। ये वो लोग होते हैं डिप्रेशन वाले, ठीक है। जब ये अगेन, ये तब होता है जब हम बहुत लंबे टाइम से उस चीज के अंदर है, ठीक है। तो कहते हैं ज्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं होती। क्लियर हो गया? चले, अब एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया, सूद करता है नर्वस को, ब्लड प्रेशर को लोअर करता है और रिलीफ करता है सेरिब्रल टेंशन। सेरिब्रल टेंशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा वाटर था ना, जिसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है, बताया था ना मैंने कल कि ब्रेन ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। एक मान लीजिए प्लावनी जैसी सिचुएशन होती है हमारी ब्रेन की, वो पानी के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, प्लावनी जैसी सिचुएशन होती है, ठीक है। सॉरी, अगर ये पानी कम सॉरी, पानी कम हो जाए, या पानी ये जो पानी ना, ये सारा पानी जो है, ये समुद्र जो है सारा का सारा, ये समुद्र जो होता है अगर कम होना शुरू हो जाएगा ना, ये समुद्र जो है जिसके अंदर बैठा हुआ है, सीएसएफ के अंदर बैठा हुआ है, अगर ये कम होना शुरू हो जाएगा तो टेंशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक तो ये स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा। थ्रॉम्बिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, थंडर्स फील करना जिसे कहते हैं, वो इफेक्ट देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। वो धीरे धीरे इसको फर्क, इसमें हमें फर्क आना दिख जाता है। कनेक्ट करता है विद योर ट्रूएस्ट इनर नेचर, यानी कि जो हमारी अंतरात्मा है, हमारी चेतना, हमारा मन है। मन को कई जगह पे कहते हैं ना कि हमारे हार्ट में हमारा मन है, तो वहां पे हम कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं। वाइब्रेशन वाइब्रेशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हमिंग साउंड में ऑल्सो बी हेल्प इन द वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज ऑफ द साइनेसेस, ठीक है। इस केस में क्या होता है, बड़ा हल्कापन, शांत महसूस होना शुरू होता है, क्योंकि एक बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलने शुरू हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है। जो चीज हम दूसरे तरीके से नहीं कर पा रहे, इस वजह से इससे हम उसको हासिल कर पा रहे हैं। इसका जो फॉलोड कैसे होता है, ये किसी ने षटकर्म करा है, अगर उसने जल नीति क्रिया कर ली, सूत्र नीति क्रिया कर ली, उसके बाद जब हम प्राणायाम का टाइम आया, हमने भ्रामरी करा ना, बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा उस टाइम पे, बहुत ही अच्छा। कहते हैं ना कि षटकर्म में जल नीति सूत्र नीति के बाद अगर आप प्राणायाम करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, एक्चुअल में देता है। उसका रीजन ही यही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या कहते हैं, भ्रामरी जो प्राणायाम जो होता है, सेफ होता है किस केस में, इजी टू डू, क्योंकि करना बहुत आसान है। इसमें गलतियां कम लोग करते हैं, बहुत कम गलतियां होती है इसके अंदर। रिकमेंड एन नाइटली रूटीन योग फॉर बेटर स्लीप, जिन लोगों को सोने में दिक्कत आती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि गामा के केस में ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं ना, इस केस में इनके लिए बहुत अच्छा है। तो इस केस में क्या होता है, वो थोड़ा शांत हो पाते हैं, थोड़ा सुनने की समझने की हिम्मत हो पाती है। लेकिन एक दिन में रिजल्ट ऑफकोर्स नहीं देखने को मिलता, जैसे हम जानते ही हैं, एक दिन में तो रिजल्ट नहीं मिलता, तो हमें कुछ दिन लग जाते हैं, ये कुछ महीने लग जाते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो बच्चे किसी की बात नहीं मानते, बड़े जिद्दी होते हैं, अपने में रहते हैं, अपने में अपने वाले नहीं, मतलब इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन प्रॉपरली बात नहीं करते। उस केस में बड़ा अच्छा है। भस्त्रिका कपालभाति भी कहते हैं, हाँ जी, भस्त्रिका कपालभाति भी षटकर्म के बाद बहुत अच्छा होता है। इससे वो क्लीनिंग में हेल्प कर देता है हमारी हमारी बॉडी में ना, वायु के मतलब जैसे कहेंगे कि षटकर्म में हमने सब कुछ क्लीन कर दिया, लेकिन वायु का जो एक हमारा दोष है, एक तरह से समझिए, जो हमारी बॉडी में आकाश या वायु तत्व है, उसको भी तो बैलेंस करना था, उसको भी तो क्लीन करना था। तो भस्त्रिका कपालभाति के माध्यम से उसको ठीक करते हैं। तो जो आज के वक्त में हम कपालभाति करते हैं, वो वाला कपालभाति हम प्रयोग में लाते हैं उस टाइम पे। इसलिए इसको प्राणायाम और क्रिया के बीच में कहीं ना कहीं जगह पे कंफ्यूज करा हुआ है, क्योंकि वैसा कपालभाति तो हमारी किताबों में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, जो हम करते हैं। चले, एक बार किस किस को नहीं करना चाहिए, शुड नॉट प्रैक्टिस बाय द प्रेग्नेंट एंड मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन। उस केस में इनको नहीं करना, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होती हैं वो डिस्टर्बिंग होती हैं, वो डिस्टर्ब करेंगी हार्मोन्स के बैलेंस को, ठीक है। इरेडिकेट करता है किसको, सॉरी, इट आल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर इंडिविजुअल विद एक्सट्रीम हाई ब्लड प्रेशर, एपिलेप्सी, अगेन मृगी का दौरा, और चेस्ट पेन जिनको रहती है, या एक्टिव ईयर इन्फेक्शन इनको है अभी अभी के दौरान में, जिसको इन्फेक्शन है, उस केस में नहीं। वैसे कर सकते हो, लेकिन अभी आजकल में, या अभी कुछ दिन ही हुए हैं, ठीक हुए हैं, कोर्स खत्म किया है मेडिसिन का, उसके बाद जब डॉक्टर ने कह दिया हाँ अब आप ठीक हो, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, तो हम ब्रेन सिग्नल मिलने के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भ्रामरी शुड नॉट बी प्रैक्टिस बाय द इन सुपाइन पोजिशन, लाइंग डाउन, पीठ के बल जब हम लेटे हुए होते हैं, उस केस में इसको कभी नहीं करना भ्रामरी को।
ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कुछ लोगों को मैंने देखा है करते हुए, उनको लगता है कि ब्राह्मणी बहुत अच्छा है और सोते समय करना चाहिए, तो वो लेट से करते हैं। तो इसलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान बड़ा भयानक ज्ञान। तो ये वो अधूरा ज्ञान था जिन कुछ लोग कर लेते हैं ऐसे कि थोड़ा बहुत इधर उधर सुन के कि ब्राह्मणी बड़ा अच्छा होता है, सोने में बड़ा हेल्प करता है, तो वो लेटे लेटे कर लेते हैं। वहां क्या वाइब्रेशंस क्या, क्यों क्यों वैसे हम कहेंगे बुरा होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी ब्रेन का और हमारे ईयर का जो फ्लूइड है ना, वो एक समता में नहीं होता, लेटने के बाद उस स्टेट में नहीं होता, मतलब हम कहते हैं इरेक्ट पोजीशन जो होनी चाहिए उसमें नहीं होता। अगर वो उसमें नहीं होगा तो कहीं न कहीं चक्कर आने की संभावना होती है। प्लस दौरे भी पड़ते हैं कुछ लोगों को, और ज़्यादातर तो दौरे की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। और या तो वो उल्टा हो जाएगा, एंग्ज़ायटी की तरफ ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि बॉडी में इतनी कंपन, इस प्रकार की कंपन होगी जिसको वो बॉडी नहीं झेल पाएगी। शवासन में आने के बाद ना क्या होता है, जब हम लेट जाते हैं शवासन में आने के बाद क्या होता है, हम धीरे अपनी बॉडी का कंट्रोल धीरे-धीरे लूज़ करना शुरू कर देते हैं। ऑटोमैटिक हो जाता है ना ये। हम धीरे-धीरे शुरू कर देते हैं। प्रॉपर्ली तो नहीं करते, प्रॉपर्ली करेंगे तो शवासन प्रॉपर लग गया। लेकिन अगर हम लेटे हुए हैं, तो बॉडी कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। पर बॉडी को रिलैक्स नहीं करना, हमें नीचे से पैरों को बाँधना है। पैरों को बाँधना मतलब सुखासन में बैठना है, हमें पैरों को बाँधना है, नीचे से बाँध दो, उसको कंट्रोल में लाना है। जब तक किसी प्रॉपर सुखासन में नहीं बैठेंगे, लॉक नहीं लगाएँगे, तब तक हमारी ये जो कंपन है वो कामयाब नहीं होगी। कामयाब क्यों नहीं होगी? पूरी ऑल थ्रू द बॉडी जाएगी, फिर पूरी बॉडी काम करनी शुरू कर देगी, नाचेगी। तो वो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में एक हलचल मचनी शुरू हो जाएगी। वो हलचल बर्दाश्त नहीं हो पाती कभी-कभी बॉडी के साथ, ठीक है? और इसमें एक और चीज़ थी, लेटे-लेटे क्यों नहीं करना चाहिए? स्पाइनल कॉर्ड पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर हम बैठे-बैठे करेंगे तो इससे एक सूदिंग इफेक्ट हमारी बॉडी में जनरेट हो पाता है थ्रू आउट द नाड़ीज। इवन नाड़ीज में जो कहीं पे भी ब्लॉकेजेस है वो खुलती हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में रहती है, ठीक है। बाह्य वृत्ति प्राणायाम ये कहाँ पढ़ा है, बताएं बताएं। जिन्होंने पढ़ लिया है, मैं तो थोड़ा इतना अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, पर लेकिन आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो बाह्य वृत्ति। पतंजलि सूत्र में है ना बाह्य हाँ वृत्ति जी, प्राणायाम। जी। मैं तो खैर इतने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, पर लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा उनको तो अच्छे से पता है, ठीक है। कायावृत्ति प्राणायाम, पतंजलि योग सूत्र अच्छे से पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो डेली में, क्योंकि इसके जो सेकंड पार्ट जो अगर हम देखेंगे हमारी रियल लाइफ में बड़ा कनेक्टेड है। पतंजलि सूत्र का सेकंड वाला पार्ट बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, हमें कैसे करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए उस लिहाज से, तो उस चीज पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। फिर आता है वायुवृत्ति प्राणायाम कैसे करना है, एक्सरसाइज करना, एक तरह का इनहेल करना फ्रॉम फॉर 1 सेकेंड, एक्सहेल करना फॉर 2 सेकेंड्स, होल्ड करना है ब्रेथ को फॉर 3 सेकेंड्स। 1 2 3, इन, होल्ड, सॉरी, इन, एक्सहेल। मैं तो पेन चेंज, 1 सेकेंड जी। 1 2 3, ठीक है। ये हमने होल्ड करा, ये हमने एक्सहेल करा, और ये हमने इनहेल करा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं याद करने के लिए, 1 3 2, ठीक है। इसे इजीली याद रहेगा इन, और इससे याद रहेगा हमें होल्ड करना है, क्योंकि होल्डिंग हमेशा बीच में होती है, लास्ट में तो होती नहीं है। और क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसको बाह्य वृत्ति क्यों कहा और अभ्यंतर वृत्ति में क्या डिफरेंस है। बाह्य वृत्ति में क्या है, इसको बाह्य वृत्ति क्यों कहा है। अगर नॉर्मली हम देखें ना तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम में हम बाह्य कुंभक करते हैं। बाह्य मतलब श्वास जो है बाहर छोड़ के फिर होल्ड करते हैं, मतलब अंदर बिल्कुल इनहेल नहीं करते हैं। और फिर जब ऐसा लगता है मूर्छा आने लगे तब हम इनहेल करते हैं। और इनहेल करने के बाद जो हम लोगों ने ब्रीथ लिया है वो अंदर ही होल्ड करते हैं, उसको बाहर छोड़ते नहीं, वो अंतर कुंभक माना जाता है। जी, और ऐसे ही बाह्य कुंभक में, बाह्य सॉरी, कुंभक में पूरा आंतरिक में, श्वास छोड़ के बाहर होल्ड करते हैं, वो बाह्य कुंभक होता है। आंतरिक कुंभक में फिर क्या हुआ, एक होता है इनहेल करके होल्ड कर लिया, एक होता है देखो श्वास बाहर। अंदर लिया, होल्ड किया तो वो अंतर कुंभक होगा। और श्वास पूरा छोड़ के हम लोगों ने बाहर होल्ड किया श्वास, तो वो हो गया बाह्य कुंभक। ये नॉर्मली हम लोग बोलते हैं। जी, ठीक है।
अब आप इस पे कह रहे हैं ना कि ये बाह्य है, कि इनहेल करने के बाद जो होल्ड करा, यानी कि जो एयर है वो अंदर रहे, उसको बाह्य कह रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, ये इनहेल आंतरिक है ना। करके अगर, हाँ वो अंतर होगा, हम्म क्योंकि श्वास जो है वो अंदर है, इसीलिए अंतर हम्म। कुंभक, और जी श्वास जी छोड़ा है बाहर तो बाह्य कुंभक, सिंपल वाला ये है। जी, यही 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 मैं क्लियर करना चाह रही थी। मुझे लगा आपने उल्टा बोला, इसलिए मैंने लिखा साथ साथ में, ठीक है। नहीं, जी, सॉरी, मुझे लगा इसलिए, ठीक है। नो प्रॉब्लम, तो ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू। जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि मैंने श्वासें जो है मैंने अंदर रखी, अब इसमें ना डिटेल में तो वैसे कहते हैं कि पेट में लेके जाना, कहीं में कहते हैं सिर्फ हृदय तक रखना, ठीक है। ये हम होल्डिंग के टाइम पे जब हम कहते हैं कि एक तो कहते हैं, कभी कई जगह आपको मिलेगा मतलब कुंभक के लिए, कि आंतरिक कुंभक हम कैसे कर रहे हैं, कि हम श्वासों को हम लेके जा रहे हैं, जो हवा है, जो वायु है, उसको हम उदर तक लेके जा रहे हैं। कई जगह पढ़ा ना हमने कि उदर तक हमें करना है, हठयोग प्रतिविका में कई जगह पे हमने पढ़ा है, उसको अंदर लेके जाएंगे, वहीं उसको रोक के रखेंगे। और फिर कईयों में होता है कि बाइयों में तो वो तो खैर पूरा उधर से ही बाहर निकाल देते हैं। कई जगह पे हमें हार्ट पे कंट्रोल करने के लिए कहते हैं कि हार्ट तक रखो इसको, इसको उधर तक ना लेके जाओ, प्राण प्राण तक रखो, हृदय तक रखो, चेस्ट एरिया तक उसको होल्ड करना है। तो ये डिपेंड करता है, तो आप किस टेक्स्ट से कर रहे हो, ये भी है। लेकिन जो जनरल होता है वो हम पेट तक लेके जाते हैं। जो जनरल हम प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, वो हम ये वाला प्रैक्टिस करते हैं। इन अकारा, हवा अंदर ले ली, उसको या तो पेट तक हम संभाल के रखेंगे, जिसका चेस्ट लेवल तक जो लेके जा पाता है वहां तक होल्ड कर पा रहा है, तो शुरुआत करो चेस्ट से, फिर धीरे धीरे उसको पेट तक लेके जाओ। पेट तक ले जाने का फायदा क्या होता है, ये आपका मणिपुर चक्र को हेल्प करता है, प्लस जो आपके उधर के जो विकार है, कोई भी रोग है, उसको दूर करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है अगर हम पेट पे लेके जाते हैं। चेस्ट एरिया पे वैसे हम जनरली कहते हैं ना रखें, क्योंकि अगर किसी, क्योंकि आज की डेट में सब इतने हेल्दी नहीं है, बहुत ज्यादा ही मतलब अजीब सा खाना खाते हैं और प्रॉपरली खाना नहीं खाते हैं, बहुत ही अनहेल्दी डाइट है आज की डेट में। तो इस केस में हम कोशिश करते हैं कि आप हार्ट लेवल पे ना करें उसको, क्योंकि बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स वहां पर है हमारे। वाइटल ऑर्गन से मतलब हार्ट है, लंग्स है, तो उसमें उसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। इसलिए रिस्क ना लेते हुए हम हार्ट पे ना, तो पेट का ही सिखाते हैं। लेकिन अगर कोई हेल्दी इंसान है लेकिन उसको करना नहीं आ रहा है, तो हम चेस्ट टू स्टमक, आई मीन बेली रीजन लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा डिपेंड करता है, बट हम जो यहाँ सीख रहे हैं उसमें हम करेंगे उधर पे, ठीक है। क्योंकि जनरल हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसे, ठीक है। चलें एक बार देख लेते हैं इसके कि इसके क्या क्या फायदे हमें देखने को मिलते हैं। एनहांस करता है कंसंट्रेशन को, क्योंकि हमने होल्ड करना है पेट के अंदर। और फिर इसके अंदर कई जगहों पे हमने ये देखिए कि इसमें चेस्ट, सॉरी, जलंधर बंद भी लगता है करने के बाद, ठीक है। हमने पेट में श्वास भरी, श्वास भरी, पेट में गई, पेट में अच्छे से हमने भर ली, श्वास भर ली, और यहाँ से फिर हमने चेस्ट पे यानी कि हमने वो, सॉरी, गले पे हमने जालंधर बंद लगा लिया। जो बंद का जो होता है ना, वो कई में आप देखेंगे उसमें जालंधर बंद लगाते हैं, और कईयों में जालंधर बंद नहीं लगाते हैं, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप जालंधर बंद लगाओ, ये कंपल्सरी नहीं है, पर जालंधर बंद की प्रैक्टिस जनरली करते हैं इसके अंदर, ठीक है। काम करता है, एजिटेट करता है माइंड को, यानी कि आप हर स्थिति में आप शांत रह पाए, उसके लिए आपको बड़ी हेल्प करता है, ठीक है। और ये सिद्धियों में बहुत हेल्पफुल है। जो सिद्धि के लिए जाते हैं उसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, फिर रिड्यूस करता है एंजाइटी एंड स्ट्रेस, बूस्ट करता है प्राणिक एनर्जी को, रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, प्रमोट करता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को, यानी कि हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनकी हेल्थ को मेंटेन करता है। ओवरऑल वेलबींग में तो बहुत ही अच्छा है। तो देखें फिर अगर ओवरऑल वेलबींग इतना अच्छा है तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किस केस में नहीं करना, नुकसान से मतलब किस केस में नहीं करना है। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन रहती है, एपिलेप्सी होता रहता है, सीजर्स होते रहते हैं, सीजर्स का मतलब झटके पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं, पागलपन के दौरे हो गए, या जो एन्यूरिज्म के मैंने बताया ऐसे सीजर्स हो गए, अटैक पड़ते रहते हैं, ठीक है। एपिलेप्सी में भी मिर्गी का दौरा हो गया। पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर से मतलब छोटी सी बात हुई नहीं, इनको पहले झटका पड़ जाता है। इनको तो ये अपने दिल पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, हैराम क्या हो गया, कुछ हो गया, कुछ तो बाहर हो गया, बाहर लड़ाई हुई होती है, इनको लगता है जैसे डाकू आ गए। तो छोटी छोटी बात पे ये बहुत जल्दी एक्टिवली, मतलब बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं ये, इनको पैनिक डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। हाई एंड लो बीपी प्रेशर इसके अंदर करना ही नहीं है। हार्ट डिसीज, हार्निया, गैस्ट्रिक अल्सर्स, वर्टाइगो। और गैस्ट्रिक अल्सर्स के मतलब क्यों, क्योंकि हमने बेसिकली उदर के अंदर अपना श्वास को
वायु को लाके रोक रहे हैं इस केस में, इसलिए इसको हम कोशिश करते हैं कि उस केस में हम इसको ना करें। वर्टिगो के केस में जब वायु बहुत ज़्यादा हो जाती है या हम ज़्यादा बंद लगा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि कान में जो हमें प्रॉब्लम हो रही होती है, अगेन जो फ्लूइड है वो बैलेंस नहीं कर पाता। तो इस वजह से वर्टिगो के केस में इसको नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट नोज ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि ब्लड बाहर निकलना चाहता है बॉडी से, या तो पित्तदोष ज़्यादा हो गया क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया ना बॉडी के अंदर। उस केस में कुंभक जैसा वाला काम नहीं करेंगे नोज ब्लीडिंग के केस में। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर इस केस में, ठीक है। डिटैच रेटिना, ये तो मैंने आपको भी समझाया था कि इस केस में डिटैच रेटिना का प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो हम ज़्यादा प्रेशर बॉडी पे झेल पाते हैं। आप नोटिस करेंगे कभी कोई चीज़ का प्रेशर आता है ना, सबसे पहले हमारे फेस पे दिखना शुरू हो जाता है, हमारी आँखों में दिखना शुरू हो जाता है। क्रोध आता है तो भी हमारी आँखों पे, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन पे, सबसे पहले हमारी मसल्स में, हमारी फेशियल जो मसल्स हैं उस पे दिखना शुरू हो जाता है। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक एंड रिसेंट और एनी रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज के अंदर उस केस में हम नहीं करेंगे इन्हें, ठीक है। एक बार देख लेते हैं अभ्यंतर कुंभक, हमने ये भी समझ लिया है। ब्रेथ रिटेन करनी है आफ्टर इनहलेशन, ठीक है। इनहेल करा, उसके बाद में ब्रेथ रिटेंशन रखनी है यहाँ पे, ठीक है। इंप्रूव करते हैं, क्या इंप्रूव करती है? ये लंग कैपेसिटी को इंप्रूव करती है, इंप्रूव करती है फ्लो ऑफ प्राण और इन द बॉडी, बूस्ट करती है मूड्स को, जो भी मूड स्विंग जनरली फीमेल्स में बहुत जनरली अभी देखने को मिलता है, उसको ये बैलेंस करती है बेसिकली। अगर किसी का मूड जनरली ज़्यादातर भी ऑफ ही रहता है या नेगेटिव रहता है, उस केस में भी ये हमें हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं, बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं। जिन लोगों के अंदर ना नेगेटिविटी बहुत भरी होती है दुनिया को लेके, अपने आप को लेके, मैं तो बस हुई ऐसा, लोग मुझसे नहीं बात करना चाहते, या अपने ऊपर जो नेगेटिव थॉट्स को वो अवांछित रखते हैं कि हर वक्त ये नेगेटिव थॉट्स अपने ऊपर आने देते हैं, अलाउ करते हैं दूसरों के नेगेटिव थॉट्स को भी अपने ऊपर आने के लिए। ये क्रिटिक्स को इतनी जल्दी ले नहीं पाते, और कोई क्रिटिसाइज कर दे, जरा सी आलोचना कर दे, तो इनका रोना निकल जाता है और ये अपने अंदर उसको संभाल रखते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट करते हैं फिजिकल अवेयरनेस और इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि हम फिजिकली हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, सीधा खड़ा होना है, बैठना है, किस तरह से करना है, फिजिकली हम अपने ऊपर काफी अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, ठीक है। फिर आता है कि इंक्रीज करता है वाइटलिटी एंड एनर्जी। वाइटलिटी मीन्स फ्रेशनेस, ताजगी, जिंदा दिली, उसको ये बढ़ाए रखता है। इम्प्रूव करता है मेटाबॉलिज्म को, रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी को, हेल्प करता है, क्योर करता है डिजीज को। कोई किस प्रकार का डिजीज जो अगर बॉडी में अगर है, स्पेशली तो बात दोष जो अगर है हमारे, उनको ये क्योर करता है। स्ट्रेंथन करता है रेस्पिरेटरी मसल्स को, इम्प्रूव करता है ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ को, सपोर्ट करता है बेटर ऑक्सीजनेशन को। मतलब अगर बॉडी में ऑक्सीजनेशन से मतलब ये है कि कुंभक जहाँ पे वैसे बेसिकली आता है ना, वो बड़ी अच्छे से हेल्प करता है। लेकिन अगर मैंने इनहेल करा हुआ है और जो वायु है उसको यूज करवा रहे हैं हम, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो काम है किसका, ऑक्सीजन का, वो जो यूज हो पा रहा है फटाफट से। जैसे कि हमने एक बार पढ़ा था ना कि हम लेते तो 16 है और क्या नाम है, तकरीबन हम चार चार के करीब बाहर एक्सेल कर देते हैं, तो नियरली हम सिर्फ 12 के आसपास ही हम यूज कर पा रहे हैं। एक तो पहले हम कम ले रहे हैं, उसमें से भी हमें कुछ बाहर निकाल के फेंक दी, बाहर निकाल दी, तो हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाती ऑक्सीजन को। इतनी जल्दी हम उसका आना जाना कर देते हैं कि उसको रोक के उसको काम नहीं करने देते, बहुत जल्दी उसका आना जाना होता रहता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे लीडिंग द बेटर थॉट प्रोसेस, और जो हमारे बेटर कंट्रोल होता है हमारे थॉट प्रोसेस में, जो कंट्रोल होता है, अगर हम ये वाला प्राणायाम करें और धीरे धीरे श्वासों पे कंट्रोल लाएं, तो हमारी कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंप्रूव होनी शुरू होती है। नेगेटिव थॉट्स की जैसा मैंने बात करी, उससे फर्क आना शुरू हो जाता है। एनर्जाइज करता है बॉडी, बेटर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्राण शक्ति हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक रह पाती है और वो हर तरफ फ्लो कर पाती है। बेटर फूड हैबिट स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पेट से रिलेटेड है। पेट से रिलेटेड है तो क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? इस बात से ये फ़र्क पड़ता है कि जो खाना अच्छा है या बुरा है, इस पे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। उपवास, व्रत में आपका मतलब हम उस पे जो हमारे यहाँ होता है ना कि हमें ये भी खाना है। आज की डेट में व्रत वैसा वाला व्रत नहीं हो पाता। मैं प्रॉपर टिपिकल फास्टिंग की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर खाने वाली फास्टिंग होती है, जिसमें हम अभी उपासना की बात नहीं कर रही हूँ। तो वो नहीं हो पाती है। हम उपासना तो खैर करते ही नहीं है, और फास्टिंग में ये देखते हैं कि खाने के लिए है क्या-क्या और क्या नहीं है। और जो है उसका हम कैसे कॉकटेल बना के खा जाएँ उसको।
कि ये भी बना लो, ये भी बना लो, ये भी बना लो, ये भी कर लो, ऐसे बना लो, ये भी खा लो, कल व्रत है तो आज दुनिया भर का सारा आज ही खा लो, जो फ्रिज में जो कोई भी सब्जी बची थी उसको भी आज खत्म कर लो, कल तो किसी ने खानी नहीं है क्योंकि कल से व्रत स्टार्ट होने वाले हैं हमारे, तो ये इसको बांट दो, उसको बांट दो। तो बांटने ज्यादा हम ये कोशिश करते हैं, हम खा लेते हैं क्योंकि हमने तो बहुत मेहनत से बनाई है ना, उसमें बहुत कुछ डाला था हमने। तो ये जो हैबिट्स हैं, एक और हैबिट क्या होती है, सबसे बुरी हैबिट होती है, आज खाना बनाया, कल भी वही खाना खा रहे हैं गरम करके। इन हैबिट से हम धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अपने आप उनका मन उतरना शुरू हो जाएगा कि हमें नॉनवेज नहीं खाना। धीरे धीरे वो जो खाना अच्छा होता है ना, अपने आप ही आपका मन चित्त आपको बताना शुरू कर देगा कि ये सही है, तुम इसी को ही खाओ, इसको ना खाओ, क्योंकि आपका मणिपुर चक्र आपको बताना शुरू कर देगा। ठीक है, वो जो एक्टिवनेस होती है ना बॉडी की, वो आपको बताना शुरू कर देगी। क्रेविंग्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, जो शुगर की क्रेविंग्स होती है ना, वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जो रातों में उठ के एकदम से खाना शुरू कर देते हैं ना, कभी कुछ भी चिप्स पड़े हैं सामने तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे फेवरेट चिप्स हो, वो भी सामने फिर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को नहीं करना, तो वो कौन कौन से पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन बिलो द 12 years ऑफ एज। क्यों मना करा है? क्योंकि इस टाइम पे उनको खाने की जरूरत है, इसलिए हम उनको नहीं करेंगे। लेकिन गुड हैबिट्स की बात कर रहे थे ना हम, तो गुड हैबिट्स की बात यहाँ पे है कि बच्चों पे कंट्रोल माँ बाप का ज्यादा रहता है, तो यहाँ गुड हैबिट्स की हम इसलिए चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो खाना पीना है उनका उस पर ज्यादा बात करेंगे। प्लस वो ज्यादा इनको ले जाएगा टूवर्ड्स मेडिटेशन की तरफ ज्यादा चले जाएंगे बच्चे, वरना और हो सकता है कि वो मोक्ष माया, मतलब वो माया से बिल्कुल दूर हो जाए और मोक्ष की तरफ ज्यादा जाना शुरू कर दे। वो चीजों को समझे ना, ये भी हो सकता है। और ये भी होता है कि कई केस में कि दुनिया के सांसारिक जो बातें हैं उनसे काफी परे होने शुरू हो जाते हैं, वो चुपचाप से अलूफ से रहने शुरू कर देंगे, अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो ये भी देखा जाता है, इसलिए इस केस में उनको ना करवाएं, उनके हॉर्मोन्स को निकलने दें, उनके हॉर्मोन्स को, उनकी बोन्स को, उनकी ग्रोथ होने दें, तब जाके हम इस प्रकार का इतना हैवी कुंभक उनसे करवाएं। अभी ना करवाएं, उनकी बॉडी को ग्रो करने दो, थाइमस ग्लैंड को प्रॉपर्ली हर हार्मोन को निकलने दो, हाइट निकलने दो, जो लॉन्ग बोन्स है उनकी प्रॉपर उसका विकास होने दो लॉन्ग बोन्स का, क्योंकि उसके अंदर आपके कल को आरबीसी का प्रोडक्शन उसके अंदर होना है, उसको प्रॉपर्ली बनने दें। जो जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, जो रह जाता है थोड़ा बहुत, प्यूबिक एरिया हो गया ना, प्यूबिक एज हो गई ना एक तरह से हमारी ये, तो इस एज में प्रॉपर्ली प्यूबर्टी को आने दो अच्छे से, उसके बाद ही इसको हम करवाएं। ठीक है, फिर पीपल विद कार्डियक इश्यूज हो गए, स्टूडेंट्स विद सीवियर एलर्जीज दैट ब्रिंग डिस्कम्फर्ट इन होल्डिंग देयर ब्रेथ, उन लोगों को नहीं करवाना जिन लोगों को पहले से श्वास की मुश्किल हो रही है। प्रेगनेंसी के केस में नहीं कराएंगे। पीपल विद वेरी हाई और लो ब्लड प्रेशर, चाहे वेरी हाई ब्लड प्रेशर चाहे वेरी लो ब्लड प्रेशर, उस केस में नहीं कराएंगे। लो ब्लड प्रेशर में बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कुंभ को इतना लंबा। ठीक है, और हाई बीपी में तो वैसे ही ब्रीदिंग सॉरी हाई ब्लड रेट बहुत हाई हो जाता है। लो बीपी में क्या होता है, वो कम बैक करने की कोशिश तो करेगा, वो खून पहुंचाने की कोशिश तो करेगा, भागेगा तो सही, लेकिन उससे होगा नहीं। तो इस केस में उनसे ना करवाएं, जो कमजोर लोग हैं ना, कमजोर लोगों से ज्यादा भागने वाला काम ना करवाएं, वो वाली बात हो गई। ठीक है, पीपल विद लंग हार्ट आई एंड ईयर प्रॉब्लम्स, आई एंड ईयर की बात मैंने आपको अभी बताई कि प्रेशर सबसे पहले हम ये नोटिस करते हैं। आप कभी नोटिस कीजिएगा, कभी कोई पैकेट भी अगर आपसे ना खुल रहा हो ना, बहुत मेहनत लग रही है, कोई पैकेट है जैसे आटे की बोरी है, वो नहीं खुली चाहिए, तो आप देखना कभी आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो जाते हैं, खासों से आपकी आंखें। नीचे से कुछ उठा के ऊपर रखना होगा ना, अगर आटे की बोरी रखनी होगी, सबसे पहले आपकी आंखों पे प्रेशर ज्यादा आएगा, आपके माउथ एरिया पे ज्यादा प्रेशर आएगा, अजीब अजीब सी शक्लें बनेंगी ऊपर उठाते वक्त या कुछ करते वक्त, अजीब अजीब सी शक्लें बनती हैं। वो उस प्रेशर को, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने शुरू हो जाते हैं, आंखों में प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से आईज और ईयर्स का मना करा जाता है, फेशियली उन चीजों को लिए मना किया जाता है। वुमेन हु आर प्रेग्नेंट और मेंस्ट्रुएटिंग, दो स्टेज हमें नहीं करवाना। ठीक है, चलिए एक बार और लास्ट का भी देख लेते हैं, थोड़ा सा रह गया है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, इस केस में क्या करते हैं, वाइल ब्रीथिंग, ब्रीदिंग इज सस्पेंडेड, रोक दी जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिशनर कैन चूज टू सस्पेंड ब्रीथिंग आफ्टर इनहेलेशन और एक्सलेशन, ये उसकी अपनी मर्जी है, चाहे तो वो इनहेल करने के बाद रुके, चाहे एक्सहेल करने के बाद रुके, अपने आप ही वो अपनी रिटेंशन यानी कि वो उसको रोकना शुरू कर देता है। यानी कि बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक अपने आप वो अपनी चॉइस के हिसाब से, या कह लीजिए अपने आप लगना शुरू हो जाता है, केवली की तरह, सॉर्ट ऑफ केवली की तरह। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, दिस नोन एज अ कुंभक, ये
केवली की तरह काम करना शुरू होता है। कभी भी आपका केवली तो खैर इनहेल और एक्सहेल के ऊपर मेजरली काम करता था ना, तो इसमें आप कुंभक के अपोज प्रकार के केस में कुंभक कभी भी किसी भी प्रकार का कुंभक आपका लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, रिमूव करता है ऑब्स्टेकल्स को ऑन द इनर इल्यूमिनेशन पोटेंशियल व्हिच इज कवर्ड बाय द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ अनवांटेड थॉट्स। बेकार का सोचते रहना, प्रोकास्ट करते रहना, आज मैंने ये कर लिया अब तो मेरी जीत है, ये भी नहीं, चलो ठीक है। फिर अब कुछ आता है कि आज ना हमने इतना कुछ शॉपिंग कर ली है बच्चों को, या मान लीजिए कि कोई अपनी किसी चीज के लिए बहुत प्रिपेयर कर रहा है और आपने बहुत उम्मीदें लगा ली है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन आपने स्टार्ट कर ली है, तो उस केस में जो अजीब अजीब से थॉट्स है, अजीब अजीब से मतलब आ, जरूरी नहीं है ना कि हर कोई आपके काम को सराहे, ये भी जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके काम को पसंद करे, तो ये भी जरूरी नहीं कि वो उसी बारीकी से आपके काम को देखे जिस बारीकी से आपने किया। तो वो जो थॉट्स हैं कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं यहाँ पे ज्यादा जोड़ना चाहूंगी। ज्यादातर जितनी भी शादी होती है, विमेन्स की एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा हाई रहती है, मोर देन अ मेल। मेल से ज्यादा विमेन्स की एक्सपेक्टेशन हाई रहती है, ये बात हम सब समझते हैं क्योंकि विमेन ने अपने घर को छोड़ के जाना होता है। उन केसेस में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई रहती है। वो जो थॉट प्रोसेस है, वो इस बात को समझने की कोशिश करो कि आप ही अपने आप को समझ रहे हो, ये आपने उम्मीदें खुद जगाई हैं कि कोई ऐसा करेगा या ऐसा करेगी, लड़ाई नहीं होगी तो हम इस तरह से करेंगे या ऐसा करेंगे। तो ये जो एक होता है ना बड़ा सुंदर सा जो स्वर्ग जैसा माहौल जो आपने अपने मन में क्रिएट किया हुआ है, वो रियलिटी से परे है, वो रियलिटी नहीं है। तो उसे बाहर निकलो, जो होगा वैसा रिएक्ट करो, जैसा आएगा वैसा रिएक्ट करो। तो ये भूल जाओ कि सासू माँ आपको आपकी माँ बन के पालेंगी, ये नहीं हो सकता। वो अपने सिर्फ बेटे को ही पालेगी, वो आपको नहीं पालेंगी ऐसे, क्योंकि उन्होंने एक को पाल लिया। अब वो बच्चे भी सोच समझ के करेंगी। जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे से मतलब जब वो एक अवर अब एक अपर लेवल में पहुंच गए जहाँ पे उनको मतलब वो दादी बन गई है, नानी बन गई है, जो भी स्टेज उनकी आई है, उस स्टेज पे वो जब पहुंच जाते हैं, तो अब उनको ये रहता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाती इस एक बात से कि कोई एक मेंबर घर में आया है। जितनी प्रॉब्लम एज अ ब्राइड या कहीं शादी करने के बाद एक पत्नी की रहती है, जितनी एक्सपेक्टेशन उनकी होती है उनसे कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेशन को तोड़ने के लिए एक माया जाल बनाया जा रहा होता है सासू माँ के दिमाग में। तो इस बात को दिमाग में लेके चलें कि आप वैसे नहीं हो, बेड आपका वैसा नहीं है, आपका रूम वैसा नहीं है, आपकी आजादी वैसी नहीं है, उस लिहाज से लेके चलें। तो ये थॉट प्रोसेस है कहाँ से आया, कौन लेकर आया? मूवीज देख लो बैठ के, ये यशराज जी की, करण जौहर की मूवीज देखो बैठ के। तो ये मूवीज जो आप जैसा देखोगे वैसा आपके मन में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। दैट क्रिएट्स अ इल्यूजनरी माहौल आपके दिमाग में, ऐसा होता है। प्यार मोहब्बत की जो इतनी मूवीज देखेंगे, कहानियां पढ़ेंगे या शेर व शायरी हम सुन लेते हैं, इस प्रकार से वो चीजें एग्जिस्ट तब करती हैं जब आप इंसान को इंसान की तरह एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। तो जो मेजरली मदर लॉ जो होती है वो एक्सेप्ट ही नहीं करती सामने से वुमन को, तो वो थॉट प्रोसेस वहां पे वीक हो जाता है। तो इस प्रकार की थॉट प्रोसेस कैसे लड़ा जाए जब ऐसा कुछ होता है? तो एडजस्ट करना इज नॉट द ओनली की, इसका की यहाँ पे क्या रहती है, उस थॉट प्रोसेस को समझना और वैसा खुद भी बन जाना, उस एरिया उस प्रेजेंट माहौल में अपने आप को ढालना। और अगर वो चीज उस समय में नहीं हो रही है, उस बात को अपने मन में मान लेना, उस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि ये अभी नहीं हो रही, लेकिन अगर हम धीरे धीरे समझाएंगे तो हो सकता है चेंजेस आ जाए। लेकिन उस चीज के पीछे मत भागो, थॉट प्रोसेस ये काम करवाता है। समझ रहे हो आप कितनी भयंकर सिचुएशन के अंदर आप आ जाते हैं जब आप वो थॉट प्रोसेस के जाल में, माया जाल में आप फंसना शुरू हो जाते हैं। मैंने शादी से रिलेट करा कि शादी बहुत यहाँ पे ज्यादातर लोगों के साथ रिलेट करा जा सकता है, या फिर रिलेशनशिप के अंदर भी मैं इस चीज को रिलेट कर सकती हूँ, ऐसी बातें रिलेशनशिप में भी आती है, ठीक है। फिर आते हैं कि जब इल्यूजनरी आप बहुत ज्यादा थॉट्स को अपना लेकर आ रहे हैं, पास्ट मेमोरी और सोशल इंडिविजुअल कंडीशंस जो होती हैं, अल्टीमेट नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन इज द पर्पस ऑफ योग एंड ये नहीं याद करेंगे कंडीशंस तक का। जो पास्ट मेमोरी है तो सोशल इंडिविजुअल कंडीशंस जो हैं किसी इंसान की, कि वो किस प्रकार से अपनी एक छोटी सी अवस्था से ऊपर उच्च अवस्था तक पहुंचा है, कितना मुश्किल उसके लिए रहा, या वो किसी का जाना बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो झटका लग गया, चाहे वो किसी का भी हो सकता है जाना, चाहे वो घर में से, चाहे वो मृत्यु के भाग में हो या वैसे किसी
का अलग हो जाना, किसी भी प्रकार का कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, पैसों को लेकर हो या रिलेशनशिप को लेकर हो, वो बर्दाश्त ना कर पाना। तो उन सब चीज़ों को दूर कौन करता है? ठीक है? उसमें बेनिफिट रहता है ये। ये लेकिन ना ये एकदम से ये भी नहीं होता। हम एकदम से कहें ना आप ऐसा करने की कोशिश कीजिए आपसे होगा, नहीं, नहीं। उसके लिए आंतरिक और बाह्य कुंभ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके ये आता है। फिर वो स्थिति आपके अंदर आती है कि आप सारे जो लोगों को माफ़ करने की जो हमारे होते हैं, कहते हैं ना कि एक नाड़ी रुकी हुई है आपकी, वो नाड़ी क्यों रुकी हुई है? सॉरी, कैसे बनाती है उसको? ये नाड़ी है, ठीक है? ये नाड़ी रुकी हुई है, इसका ब्लड फ्लो रुका हुआ है। इसका ब्लड फ्लो क्यों रुका हुआ है? या इसके अंदर कोई भी वात दोष आपका बनता जा रहा है या इमोशनल सेटबैक बनता जा रहा है। जिस दिन कभी किसी ने कोई भी कुछ भी गलत किया, आप उसको माफ़ कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे ना, आप देखेंगे नाड़ी का फ्लो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, सही हो जाएगा। फॉरगिवनेस इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। किसी ने माफ़ी माँगी या नहीं माँगी, अगर आप पास्ट कर्मास के हिसाब से अगर अपने अंदर उसको जमा के रखोगे ना, ये कर्मा आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। चाहे तो वो अ, आपको कॉन्फिडेंस में कमी लाए, चाहे वो कर्मा आपको कुछ और नया करने में आपको रोके। आपकी कर्मास के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? सर्वे भवन्तु सुखिनः हम जब बोलते हैं तो उसका मीनिंग भी यही होता है कि हम दूसरों को माफ़ कर रहे हैं। हम दूसरों को वाक़ई में अच्छा चाह रहे हैं। तो दिल से चाहो, जो लोगों ने जो कुछ बुरा किया उसको भूलो। ये थॉट प्रोसेस जैसे ही हम अपनाना शुरू करेंगे, योग का असर होना शुरू हो जाएगा आपके ऊपर। ठीक है? चलिए, लास्ट में एक बार पढ़ लेते थोड़ा-सा। फिर जो होता है हमारा अल्टीमेट नॉलेज और सेल्फ नॉलेज जो होती है हमारी योग की जो पर्पस होता है योग का, उसको हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं, फैसिलिटेट कर पाते हैं, मतलब उसको यूज़ कर पा रहे हैं या उस तक पहुँच पा रहे हैं। ठीक है? एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड द मेडिटेशन। देखिए, अगर आप आंतरिक और बाह्य तक पहुँच गए हैं और स्तंभ तक पहुँच चुके हैं ना, इसका मतलब कंसंट्रेशन लेवल वैसे ही बहुत हाई है। ठीक है? कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके भी रह गए हैं, मैं चेक कर दूँगी आपके लिए प्लीज़, इसके रह गए हैं तो, ठीक है? प्रैक्टिसेस लीडिंग टू मेडिटेशन, ये अभी करना है, वैसे है तो बहुत छोटा-सा। नहीं नहीं, छोटा नहीं है, ज़्यादा छोटा नहीं है। क्या हम देख लें थोड़ी देर मेडिटेशन इसको? 3-4 मेडिटेशंस है ना, तो ये छोटा नहीं हुँ, होगा मेडिटेशन का। छोटा नहीं है। मेजरली तो इसके अंदर ये है कि सोहम मंत्र के ऊपर है, एक तो है कि सो हम ये आर्ट ऑफ लिविंग में करवाया जाता है। इसको कहते हैं कुछ ये विद्या क्या बुलाते हैं उनको वो? जपा नहीं, 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 नहीं। सोहम मेडिटेशन जो होती है इनके यहाँ पे अ, सुदर्शन क्रिया अलग होती है। सुदर्शन क्रिया। हाँ जी, हाँ। सुदर्शन क्रिया। उसमें ये करवाते हैं। सोहम का पूरा होता है, उसमें तरीके से होता है। पहले स्लो करवाएँगे, फिर थोड़ा-सा स्पीड अप कर देंगे, एकदम से स्पीड उसकी हाई हो जाएगी। फिर थोड़ा-सा स्लो करवाएँगे, फिर मतलब स्पीड हाई कर देंगे उसकी, सॉरी, फिर उसकी स्पीड बड़ी हाई कर देंगे। तो ऐसे वो सोहम का जाप करवाते हैं। फिर बीच में स्टार्टिंग में कुछ क्रियाएँ होती है उसके अंदर वो करवाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि ये चीज़ें लिखी नहीं हुई। जैसे आसन बहुत सारे लिखे नहीं हुए, फिर भी बहुत सारे आसन हैं ना, लोग करवा रहे हैं आज के टाइम में। तो ये भी कुछ ऐसी टेक्निक है जो सोहम की जो टेक्निक है उसके साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और जोड़ दी हैं, उसको मिला के एक कोर्स बना दिया उन्होंने और वो वाक़ई में काम भी करता है। अगेन वेंटिलेटेड एरिया में ही करें प्लीज़। जितने भी प्राणायाम होते हैं वो वेंटिलेटेड एरिया में, वेल वेंटिलेटेड एरियाज़ में ही करना चाहिए। अदरवाइज़ कोई भी अटैक पड़ सकता है बॉडी को, ठीक है? तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें और किसी गुरु के निर्देशन में इसलिए करें, कभी भी कुंडलिनी जागरण हो सकती है किसी की भी। ज़रूरी नहीं है कि कुंडलिनी जागरण तभी होगी, कुछ सालों बाद ही होगी। कभी-कभी किसी का कर्मों में इतने अच्छे कर्म होते हैं कि उनको इतना कुछ नलिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है, कर्म बड़े अच्छे होते हैं, तो उनकी कुंडलिनी बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि योग में आ जाए हो तो आज ही उसके 5 साल 10 साल बाद भी आपकी जागरण होगी, ऐसा नहीं है। तो कुंडलिनी कभी भी जागरण हो सकती है, इसलिए गुरु के निर्देश में ज़रूर करें, ताकि उनको एसओएस करना आए। एसओएस का कहने का मतलब है, अगर अटैक आया है, तो उसको कंट्रोल करना उनको आता हो। उनको या कोई ऐसी अगर कुंडलिनी शक्ति जागरण हो रही है, तो वो पागलपन की तरफ ना जाए। वो जो शक्ति जागरण हुई है, उसको सँभालना आपकी बॉडी को आ जाए। इसलिए धीरे, धीरे, धीरे आगे बढ़ा जाता है। ठीक है? हाँ जी, इसीलिए सुनीता जी ना प्लीज़। अभी आजकल ये जो कोर्सेज निकले हैं देखो सोशल मीडिया पे कि हुँ, 8 दिन में 15 दिन में कुंडलिनी जागृत करते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है क्योंकि बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं। ना उनको खुद की कुंडलिनी जागृत नहीं होती। अगर आप अच्छे से किसी गुरु को जानते हो, पहचानते हो पर्सनली, हाँ, ऑफलाइन हुँ, में, तभी हुँ। आप उनके पास जाए
नहीं तो ये कुंडलिनी जागरण का जो ये होता है, इन लोगों ने तो गेम बना के रखा है, खेल के जैसा, बिल्कुल, लेकिन ये ये फैशन हो हानिकारक गया। होता है। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 3 से 4 सेकंड भी हम लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं हुँ, अगर कुंडलिनी जागृत होती है तो। अगर होल्ड कर पाए तो हमारी जिंदगी पूरी मतलब खुशी में बदल चली जाएगी। जाएगी या आनंद में हो जाएगी। अगर नहीं होल्ड कर पाए, हम लोग वहीं पे एक तो डेथ हो जाती है, नहीं तो पागलपन के दौरे आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक। खेल के मत ये करो, अच्छे गुरु के पास से ही आप ये कुंडलिनी को टच करो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि आप जैसे आश्रम में जब जाते हैं, तो वहाँ जो गुरु के निर्देशन में आप रहते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे, तो ये नुकसानदायी हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी नहीं करवा रही आगे। इससे थोड़ा डिस्कशन था, तो उस पे वो कर रही हूँ, मैं आगे नहीं करवा रही हूँ। ठीक है? 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।